समाजवादी पार्टी के नेता बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। आपकी पार्टी के आदमी ने समाजवादी पार्टी के जहां वोट ज्यादा पड़ गए थे तो वहां उसने पानी डाल दिया। आपने मारपीट तो करी ना, तो मुकदमा तो आप पे होना चाहिए था ना। ना वो तो वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा था। समाजवादी पार्टी के संस्कार ही कुछ अलग टाइप से है। तो मतलब आपने जो मारपीट करी तो आप पे कोई मुकदमा लिखा गया उस समय? मारपीट भी करी, जब मारपीट करी तो वो हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। वैसे बनिए तो बीजेपी में चंदा देने के लिए जाने जाते हैं और आपने बीजेपी में है के बनिए होकर आपने चंदा ले लिया। मैं बनिएगा बेटा और मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता, मुझे पैसा देते हैं। बंद कमरे में आप अकेले होंगे, आपका बहुत मन कर रहा कुछ खाने का, तो जब कोई देख नहीं रहा तो चुपचाप से कुछ कभी कुछ खा लिया हुआ आपने? कुछ लखनऊ में दुर्गा होटल में खाना खा रहा था, उस समय मेरा अन्न छूटा हुआ था। तो एक हमारे बताए हुए टीचर है सुभाष शर्मा जी, वो जैसे ही दुर्गा में घुसे उन्होंने देखा हम होटल में खाना खा रहे हैं, मैंने एक संटी उठाई और मैंने अपनी स्वयं पिटाई लगाई। बराई में 2 बच्चों का मर्डर होता है, साजिद हत्या वाली जगह से घटना स्थल से वहीं से पकड़ा जाता है, पुलिस को सौंपा जाता है। अब जानते हो मैंने जो सुना है कि उसने पुलिस पे फायर किया तो पुलिस ने फिर उसे फायर कर दिया। अच्छा, राजनीति में कहा जाता है जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। आपकी जो छवि है, आपकी जो तपस्वी वाली छवि है, तो ऐसा है कि जैसे आप अभी दिखते हैं, इसके अलावा भी आपका कोई रूप हो? मेरी बीमा पॉलिसी नहीं है। आप भी तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, बड़े असामान्य कामों को आप प्रतिज्ञा के जरिए पूरा कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स के बाद आप भी बाबा बनने जा रहे हैं? कोई विचार है आपका बाबा बनने का? केशव तू जज बनेगा, जज बनेगा, जज बनेगा। आखिर कितनी तनख्वाह आती है एक विधायक को? 18 साल से भगवा पहनने के बाद भी अभी भी आपका मन अशांत है, अभी भी आपका पूरी तरह शुद्ध होना बाकी है। जब कावड़ लेके कोई आता है, उसकी कावड़ से कोई छू जाए, टकरा जाए, तो वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो आपको जब इतने लोगों ने मालाएं पहनाई या आपसे मिले तो आपकी कावड़ खंडित नहीं हुई? और मुसलमान लोग योगी जी से प्रेम करते हैं क्या? कर्तव्य पटेल वो छात्र था, उसकी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। हत्यारा था शौर्य ठाकुर, जिसके कई फोटोज आपके साथ वायरल किए गए। शौर्य ठाकुर की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी। कर्तव्य पटेल के समाज के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद दबाव में उसकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा कहा जाता है। दूसरा एक हुक्का बार का आपने बताया उद्घाटन किया, अरवाज का हुक्का बार था वो। आप किसी के उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो आदमी अगर गलत निकलता है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? नेता लोग कहीं उद्घाटन करने जाते हैं तो पैसे वैसे लेते हैं कुछ? हमारे एक व्यक्ति है, मैं जानता हूं, उसकी HS है। नमस्कार, आज की बैठक में आपका स्वागत है। आज की बैठक में हमारे खास मेहमान हैं जो कि भगवाधारी हैं लेकिन सन्यासी नहीं हैं, नेता हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, नेता हैं लेकिन अभी तक बेदाग हैं, नेता हैं लेकिन जनता के बीच में उनका जुड़ाव बहुत मजबूत है, नेता हैं लेकिन भक्तों के बीच में कावड़ लेके चलने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, नेता हैं उसके बाद उनका तस्वीरों के साथ ऐसा नाता है कि विवादों में आ जाते हैं, नेता हैं उसके बाद भी लोगों के बीच में सड़क दुर्घटना से उनको बचाने के लिए हेलमेट बांटते नजर आते हैं। वो नेता हैं जो कि बदायूं की गलियों से लेके उन्होंने विधानसभा और मंत्रालय तक का सफर तय किया है। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, हरि बोल। विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन कैसा था? जब आप विधायक नहीं थे, जब आप राजनीति में नहीं थे, तब आपका बचपन कैसा था? उस दौर की क्या बातें आपको आज के टाइम में याद आती हैं? वैसे तो मैं संघ का अपना स्वयंसेवक शाखा मुख्य शिक्षक था, अपने शाखा लगाता था। धीरे धीरे करके संघ की और जिम्मेदारी आई और चूंकि मेरे घर में कपड़े का व्यवसाय भी होता था, तो कपड़े का व्यवसाय होता था, मेरे बाबा बीमार पड़ गए तो मुझे बीच हाई स्कूल करने के बाद ही मुझको बैठा लिया गया। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैं घर बैठ गया और फिर मैं चूंकि मंडल अध्यक्ष बन गया, मंडल अध्यक्ष मैं बना भारतीय जनता पार्टी का। मंडल अध्यक्ष बना तो उस समय एक पार्टी की योजना आई
कि एक जनपद में, एक मंडल में पार्टी को 1,000 रुपये की थैली भेंट की जाएगी। और राजनीतिक क्षेत्र ऐसा उसी समय मुझे लगा क्या है कि मानिए जो राजवीर सिंह जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे और हमारे प्रदेश के इस बात के प्रभारी थे। तो हमारे जनपद के कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि 1,000 रुपये की थैली भेंट करनी थी, तो एक भाव की बात बता रहा हूँ, उनके मन में ये भाव आया कि गुप्ता आदमी है, महेश गुप्ता मंडल अध्यक्ष हैं, तो इनसे कह दो 1,000 रुपये ये दे देंगे। तो चूंकि उन्होंने तो मुझे इस हिसाब से कहा कि गुप्ता हैं तो दे देंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके राजवीर सिंह आएंगे और आपको 1,000 रुपये की थैली भेंट करनी है, लगभग 84 के लपेट की बात है। मैंने कहा ठीक, मैं 1,000 रुपये भेंट करूँगा। और फिर मैंने देहात क्षेत्रों में, मुझे साइकिल थी, मैं गांव-गांव जाता था, कभी 1 रुपया आप दो, 2 रुपया आप दो, ऐसे करके मैंने 1,000 रुपये इकट्ठे किए और जिससे भी 1 रुपया लिया उनसे कहा भाई आप माननीय राजवीर सिंह जी आ रहे हैं, हमारा असफिया लक्ष्मण इंटर कॉलेज है, वहाँ पर इस इतने समय आपको आना है और लोगों को लेकर आना है। जब वो कार्यक्रम हुआ तो इतना विशाल कार्यक्रम हुआ और उस समय सामने कुर्सियाँ तो पड़ती नहीं थी, दोबरा पड़ते थे और ऊपर 3-4 कुर्सी होती थी, वो भी एक रंग की नहीं हुआ करती थी, अलग-अलग तरह की कुर्सियाँ हुआ करती थी। जब राजवीर सिंह ने देखा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा मैंने प्रदेश में ये पहला मंडल ऐसा है जहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, ये मंडल अध्यक्ष कौन है, मेरे पास बुलाओ ना। मैं चूंकि संकोची स्वभाव का आदमी, सेवा वाला आदमी, मैं सबसे पीछे बैठा था और उन्होंने मुझे बुलाकर अपने बराबर एक कुर्सी मंगाई और कुर्सी बैठाला और मेरे लिए पीठ थपथपाई। तो मैं थोड़ा सा ये भाव बताना चाह रहा हूँ, कार्यक्रम होगा सब बोल हो गया। तो जिन्होंने जो कार्यक्रम मेरे यहाँ लगाया था उनमें से एक नेता दूसरे से बोला, अरे भाई तुमने इस महेश के कार्यक्रम क्यों लगा दिया, ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा और इसके पर खतरो। मैंने कहा अपना काम करते चलो, और मैं काम करते करते मैं यहाँ आ गया, वो पर कतरने वाले नीचे ही रह गए। तो कहने का भाव मेरा ये है कि मैं काम में पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। फिर मंडल अध्यक्ष बना और भी फिर जिम्मेदारी धीरे धीरे करती है। अब चूंकि मैं कपड़े का भी काम करता था, राजनीतिक क्षेत्र का एक सच्चाई तो ये है कि एक्सीडेंटल मामला हो गया। मेरा भाव तो समाज सेवा का और वैसा रहता था, लेकिन हुआ क्या, एक हमारे यहाँ एक मर्डर हो गया था और उसमें हमारे ताऊ, हमारे भाई को फंसा दिया गया था। ताऊ भी हमारे एमएलए रहे वैसे, लेकिन फिर मुझ पर जिम्मेदारी आ गई कि वहाँ पर गाँव में, तो मैं उस क्षेत्र में लोगों की सुनना सवाना, तो उस तरह से फिर राजनीतिक क्षेत्र में मेरा आ गया। अचानक 1996 में पहले से तो पार्टी ने कहा कि भाई महेश जी चुनाव लड़ोगे क्या, ऐसे लोगों ने कहा, तो मैं टिकट सहसवान से मांगने लगा। हुआ क्या, पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक उन्होंने जिसको भी टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दिया, अब अगले दिन, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा कर दी, अगले दिन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी की घोषणा हो गई कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही उनकी चुनाव की घोषणा हुई तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो आया ही नहीं। उसने इसको टिकट दिया था, एक व्यक्ति था जिसका नाम जो भी था उसका, अच्छा अभी राजनीति में सक्रिय है वो, नाम ना है वो। अच्छा वो पूरा जब नहीं आया तो वो सब लोग उससे गायब ही हो गया। फिर वो फिर चुनाव लड़ने जब नहीं, उसने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब चूंकि अब आखिरी दिन नामांकन का होना था अगले दिन, तो पार्टी के सामने बड़ा विषम परिस्थिति हो गई कि कैसे चुनाव लड़ाना है। तो माननीय कल्ला जी प्रदेश अध्यक्ष थे और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह जी जिलाध्यक्ष थे। तो माननीय कल्ला जी ने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया कि भाई बात खराब हो जाएगी, यहाँ से किसी कौन चुनाव लड़ाएगा सहसवान से। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा महेश जी बुलाओ, अपने स्वयंसेवक हैं, ये है वो, दो बातें कहीं। फिर मुझे बुलाया गया बदायूं और मेरी माननीय कल्ला मिश्री से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा भाई महेश जी तुमको मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तुम तो सच्चे स्वयंसेवक हो। मैंने कहा पार्टी का आदेश, पार्टी कहेगी पहाड़ में चढ़ जाऊंगा, पार्टी कहेगी कूद जाओ तो बगैर सोचे कूद जाऊंगा। और फिर मैंने माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ आखिरी दिन नामांकन करा दिया। सब लोग कहने लगे भाई मुलायम सिंह के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ोगे। तो हमारे पिताजी ने उस समय मुझसे ये कहा था
कि मुंह पर ना आए 5 का सिक्का दी, लड़े तो लड़ लिए, कैसे लड़े, ऐसा उन्होंने गुस्से में कहा मेरे। आपको डिमोरलाइज करने हाँ हाँ आप मुझे, भी हटे आओ। हाँ हाँ हाँ, मेरे माथे पे पसीना आ गया, चेहरे पे पसीना आ गया, पिताजी क्या कह रहे हैं। मैंने अपने 2 भाइयों से उस समय कहा, एक हमारे बड़े भाई कल्लू दादा, एक छोटे भाई नरेश गुप्ता, मैंने दोनों से कहा तुम मुझे 25-25 हजार रुपए दे देना, मैं चुनाव लड़ लूंगा। बोले इतने में लड़ लेगा तू, बड़े कल्लू दादा बोले। मैंने कहा मौका लगा तो तुम्हारी ये भी वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक समाज सेवा भाव, लोगों के प्रति दया का भाव, लोगों के चेहरे पे खुशी हो तो मैं उन्हें और खुशी बढ़ाऊं, उन पर कष्ट होता है तो मैं उनका कष्ट दूर करने का प्रयास करता, ऐसा मेरा भावनात्मक लगाव था। तो मेरे अंदर ये 100% भरोसा था कि मुझे चंदा मिलेगा, और फिर मैं चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे लोगों ने उस बीच ना, बहुत से लोग मेरे पास आए और मुझे समझाने का प्रयास किया, मैं नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, बिचलूंगा नहीं और अंत तक चुनाव लड़ूंगा। कौन लोग आपको कुछ मतलब ऐसा था, जो हमारे भाग्य समाज के, मुख्य रूप से जो हमारे यादव समाज के लोग थे, जिम्मेदार लोग, वो ये बताए, उन्होंने इसलिए आए कि आप यहाँ प्रधान भी बनते हो, ऐसी जगह पर प्रमुख बनते हो जहाँ इस तरह का समीकरण है, और तुम अब हमारे मुखिया के खिलाफ चुनाव मत लड़ो, ऐसा उनका भाव था। इसका मतलब आपका जो परिवार था वो पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय और समृद्ध परिवार था आपका। तो हाँ हाँ, मतलब प्रधान भी रहे हैं हमारे, ताऊ प्रधान रहे, एमएलए रहे, ब्लॉक प्रमुख ताऊ रहे, इस समीकरण में तो बड़ा सबकी इच्छा ये थी कि अब ये रहे। मैंने कहा नहीं, पार्टी ने जब भरोसा किया तो दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। बहरहाल मैं चुनाव लड़ा। मानिक कलराज मिश्र आए थे, तो मैंने उस समय मंच से कहा, क्योंकि एक बात कुछ अंदर का आभास भी होता है, मुझे ये लग रहा था मैं माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, और जिस तरह का समीकरण है मैं एमएलए नहीं बनूंगा। लेकिन चूंकि जो कहता हूँ हृदय की आवाज होती है, तो मैंने उस समय ये घोषणा की थी कि मैं विधायक बनूं या न बनूं, विधायक बनूं या न बनूं, अगर हमारी सरकार बन गई तो ये हरदतपुर का पुल मैं बनवा दूंगा। अब ईश्वर की माया, विधायक मुझे बनना नहीं था, जब मुझे लग रहा था। तो फिर हमारी सरकार बन गई और हरिबोल की कृपा से सरकार बनी, और उसी विभाग के मंत्री कलराज मिश्र बन गए। तो ये ईश्वरी बात नहीं है। तो जब वो बने तब फिर मैंने उस समय, चूंकि फिर जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा साहब वो आपके सामने हमने घोषणा की थी, अब वो हरदतपुर का पुल बनवा दो। फिर उन्होंने कहा ठीक, जो हमने पत्र दिया, उन्होंने जिले से रिपोर्ट मंगाई, जिले से ये लिख के चला गया, इतने नजदीक पुल नहीं बन सकता, चूंकि टेढ़ा घाट पुल बन चुका है। अब वो चूंकि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के कुछ अंतर में था, तो गांव में ये पहले प्रतिबंध था, इतनी नजदीक पुल नहीं बनेगा। तो ये रिपोर्ट चली गई, ये पुल नहीं बन सकता। जब नहीं बन सकता और मैंने ये घोषणा की थी, तो उसी समय जब जनता मुझसे कहती बाबूजी उस पुल का क्या रहा, तो मैंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे इस पुल को रोज रात को सोता हूं तो याद रखता हूं कि कैसे। मैं रात को भूखा सोता हूं और तुम्हारा पुल दिमाग में रहता है, क्योंकि जब तक मैं भूखा रहूंगा रात को, जब तक तुम्हारा पुल नहीं बन जाएगा। ईश्वर की कृपा हुई और कलराज मिश्र जी ने उसकी चिंता कर ली। एक 1.25 साल बाद ऐसा ही वो फिर हरदतपुर का पुल बन गया। तो फिर लोगों के मन में ये आई कि हाँ, महेश गुप्ता अपने जुबान के वो हैं और ईश्वरीय बात की हुई, तो इसलिए मैंने। इसका मतलब आपने जो पहला ही चुनाव लड़ा वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विधायकी का चुनाव लड़ा 1996 में। मतलब आपका पहला चुनाव, इसका मतलब आपने इससे पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। तो जो आपका पहला चुनाव था, एक बड़े नेता के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव से आपने क्या सीखा कि मुलायम सिंह यादव किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता कैसे चुनाव लड़ते हैं? क्या आप चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव या उनके किसी करीबी नेता ने आपसे कोई संपर्क किया, आपसे कोई बातचीत करनी चाहिए? ऐसा था, वैसे तो चूंकि समीकरण था वहां पर हमारे क्षेत्र में यादव मुस्लिम वाला समीकरण था, तो भाव तो वैसा हो ही गया था। लेकिन आम जो वोटर था वैसा, उन सबकी श्रद्धा मेरे प्रति भाव से थी। और चूंकि मैं संघ का स्वयंसेवक, तो मैं बड़ा दमदारी से लड़ा था। लेकिन एक जगह की घटना बताऊं, एक हमारे यहाँ पोलिंग पर वहाँ के जो नेता हैं वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। मुझसे किसी ने कहा कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है,
और मैं वहाँ पहुँच गया मौके पर, और मैंने आप सबके आशीर्वाद से उसको मैंने पकड़ दिया, और पकड़ के मैंने उसे जो ठसकी लगाई, और सही बात तो ये मैंने उसे गिरा के उसके सीने पे बैठ गया। इतने पे एसडीएम किन्नौर, चूंकि वो क्षेत्र कुछ किन्नौर तहसील का भी पड़ता था, उसमें बूथ हमारे 30-32 बूथ उसके पड़ते थे। एसडीएम किन्नौर और वहाँ की फोर्स एकदम आ गई, तो उन्होंने कहा कि भी कहाँ है गुप्ता जी, कहाँ है गुप्ता जी, कहाँ है। तो मैं तो मूछे थी मेरे, है ही मूछा, और मैं सफारी सूट पहनता था वैसा, पहला पैंट और वैसा कुर्ते वाला, मोटे वाला। तो उन्होंने कहा ये है गुप्ता जी। अरे क्या आप गुप्ता जी हो? तो मैंने हिम्मत से पूरा काम लिया। अब चूंकि समीकरण जाति का उसका, लेकिन वो मैंने बूथ कैप्चरिंग वहाँ नहीं होने दिया। और वहाँ के जो विधायक थे ओंकार सिंह जी, उनका गांव सिंगोला पड़ता है समझ में। उस गांव में लोगों ने वोट नहीं पड़ते थे, वोट नहीं डालते, उस समय मोहर लगती थी, हाँ, मोहर लगती थी, बैलेट पेपर। हाँ, तो वो जबरदस्ती कहते थे कि जाओ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने हमारे कार्यकर्ताओं में जो मैं भागा, मैं नहीं, वो जमाना चला गया जब वोट नहीं पड़ता होगा। मेरे जमाने में वोट पड़ गए, तो वहाँ जो भी वोट पड़े मेरे, कुछ गुसाई लोग थे, जैसे भी जो कुछ लोग थे, उन्होंने फिर वोट पड़े, तो उन लोगों ने कहा पहली बार हमने मोहर देखी है। तो मैं, मतलब ऐसी ताकत रही मुझ में, ऐसा भाव भी रहा, तो उससे जोश और जज्बा मेरा फिर बढ़ता रहा। इसका मतलब आपने जो मारपीट करी, तो आप पे कोई मुकदमा लिखा गया उस समय? ना ना ना, वो तो वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा था। आपने मारपीट तो करी ना, तो मुकदमा तो आप पे होना चाहिए था ना। हाँ, तो वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा, पकड़ लिया उसको, फिर पुलिस ने बचा दिया। इसका मतलब बूथ कैप्चरिंग, ये सब चीजें, ये सब उस समय चुनाव का हिस्सा था। हाँ, दूसरी पार्टी कर रही थी। नहीं, कोई भी मतलब चुनाव का हिस्सा था ये हाँ, वैसे उनका बूथ कैप्चरिंग हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि सपा हो या पहले के समय बूथ लूट लिए जाते थे, ये सब होता था। हाँ, तो ये सारी बातें हाँ, सच थी। हाँ, ये सही थी, ये तो करते ही थे सब आगे लोग। एक 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 बूथ कैप्चरिंग और एक जगह, और उनका भाई, जो बड़े नेता होते हैं वो लोग भी बूथ कैप्चरिंग वगैरह कराते हैं। अब वो उनका भाव हो जाता होगा, भावनाओं, लोग वो कहें ना कहें, लेकिन लोग उनकी खुशनबी में कुछ समाजवादी पार्टी के संस्कारी भी कुछ अलग अलग टाइप से है। इसका मतलब 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जो चुनाव लड़ा और जो उनको जीत मिली, वो जीत पूरी शुद्ध नहीं थी, वो दूषित जीत थी, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, अरे वो तो जब एक, जैसे इतना समीकरण है, जैसे मैं बताया 80 में, गुन्नौर से भी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा है, उनकी वो जीत बहुत लंबी जीत रही है। तो मैं भी पूरे बूथ कैप्चरिंग हुआ था, मेरी गन्नौर में ड्यूटी थी, मैं देखा था मैंने। इसका मतलब ये सब चीजें आपने बहुत करीब से देखी हैं। करीबी सी देखी है। जैसे मैं एक घटना सुनाऊं, हमारे यहाँ देहरा शेखपुर पोलिंग स्टेशन है, हाँ। और इनके लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो मैंने अपने लोगों से कहा चिंता मत करो, बूथ कैप्चरिंग मत होने देना। तो उन्होंने फिर उनसे युद्ध भी किया, मारपीट भी करी। जब मारपीट करी तो हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, और मुकदमा लगाया गया, उसमें थाने बंद हुए, कुछ थाने बंद हुए। मैंने कहा कोई चिंता मत करो तुम। मैंने उनको जैसे हाल छापासी करता रहा, जलेबी भिजवा दी, ये भिजवा दिया। तो वो इतने उत्साहित थे हमारे कार्यकर्ता, बाबू जी कोई चिंता मत करो, हमारी सजा है तो कुछ ना, कम से कम तुम हमारे दुख में तो दुखी हो, हमारी चिंता कर रहे हो। तो ऐसा कार्यकर्ताओं में सब में उत्साह था। तो मैं उस समय चुनाव बड़ा दमदारी से लड़ा, 27,211 वोट पड़े। और सच्चाई ये है, जो पैसा भी जो था, मैं गांव-गांव जा रहा कि हमारा महेश आ गया, हमारा महेश आ गया, हमारा महेश आ गया। तो माता मैंने कोई 5 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, ऐसे लोगों ने मुझे चंदी ली। और मैं, सच्चाई ये है कि मैं चुनाव ऐसे ही जीती। वैसे बनिए तो बीजेपी में चंदा देने के लिए जाने जाते हैं, और आपने बीजेपी में है के बनिए होके आपने चंदा ले लिया। हाँ, असल में है क्या, जैसे मैंने बताई ना, ये बात सही है। मैं ये जो आप कह रहे हो, ये मैं भी कहता हूँ कि मैं बनिए का बेटा, हाँ। और मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता, मुझे पैसा देते हैं। तो भाव क्या है, ये तो एक जैसे एक परंपरा सी बन जाती है। कार्य करने वाला व्यक्ति, उसकी कथनी करनी में अंतर ना हो, और अपने कार्यकर्ता के लिए समर्पण हो उसे। तो मैं सच कह रहा हूँ, कार्यकर्ता में इतना भाव है, इतना भाव, वो अपने सबके लिए समर्पित होता है। और मैं तो जैसे कार्यकर्ताओं के बारे में मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, कार्यकर्ता को और आज मैं अच्छा बोल देते हैं, खराब बोल देते हैं। बहुत अच्छा, क्या मैं उनको दिल में रखता हूँ, ऐसा समझो। कार्यकर्ता हमारी बहुत ताकत है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, यही हमारी शान है, यही हमारे सब कुछ है। और कार्यकर्ता अपने पा जाए तो कोई सी विषम परिस्थिति में कोई भी चीज हो,
उसे तुम्हारे लिए हासिल करने में देर नहीं लगती है पैसे। हाँ, कार्यकर्ताओं को बच्चे की तरह पालना चाहिए, उन्हें वो अपने भाई हैं तो भाई की तरह प्यार करना चाहिए, और उन्हें ऐसा प्यार करो, ऐसा भाव दो कि जी ये हाथ का ना रोंगटा ये खड़ा हो जाना चाहिए। जब हाथ का रोंगटा उस सामने वाला भी जानता है कि इनके मेरे पैर में क्या हो रहा है, तो तुम कुछ करो ना करो, वो तुम्हारा कार्यकर्ता तुम्हारे लिए फिदा हो जाएगा, तुम्हारे लिए सब कुछ ना चाहो। तो ऐसे मेरा फिर सबसे मेरा भाई विधायक जी, आप थोड़ा बताएंगे कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? कि जो आज के टाइम का युवा है उसने बैलेट पेपर तो देखे ही नहीं है, उसको तो सीधे उसने ईवीएम से ही वोट डाला है। तो युवा को थोड़ा बताएंगे बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? जैसे ये लोग जैसे वहाँ पे हैं, या कोई बूथ है? हाँ बूथ है, हाँ। अब वहाँ पे होमगार्ड की ड्यूटी है, या दो एक सिपाही की ड्यूटी है, ठीक है, कांस्टेबल ड्यूटी है। अब जो इनका एकदम ग्रुप गया और थोड़ा सा सरकार का वो होता है, तो इन लोगों ने एकदम ग्रुप गया है, ये हुआ वो हुआ, और बैलेट पेपर ले मोहर लगा लोग डाल दिए। इस तरह से ये लोग करते थे। अब बदलाव आया है इस चीज में। विधायक जी थोड़ा डिटेल में बताइए कि वो सारे लोग जैसे बूथ पे गए, तो बूथ पे उन्होंने बैलेट पेपर देखे, तो मतलब बूथ कैप्चरिंग कैसे करेंगे? वो कैसे अपने फेवर में उस बूथ के वोटों को अपने फेवर में लेंगे ना? हाँ, सुना है बस लोगों ने। जैसे सच्चाई तो ये है कि देखा तो मैंने भी नहीं है। देखना था वो बूथ कैप्चरिंग का। हाँ ना सुनो, मैं हाँ। भाव बता रहा हूँ ना। जैसे मैं इसका तो विरोधी हूँ बहुत, लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि पुराने लोग मतलब सबको पता था, हाँ, हिंदी हर तरफ चलती मैं थी, वही हिंदी नहीं के बता अपने रहा, हाँ। हाँ मैं वही नहीं बता रहा। जैसे मान लो ये गए 20-25 लोग गए, 30 लोग गए, बड़े 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 घुसे कार बैलेट पेपर ऐसे करके, और उन्होंने उठाई गड्डी डाले और उस पर लगा के उसमें डाल दी, उसमें डाल दी ऐसे। अब हम लोग तो इनके विरोध करने वाले थे, हम लोग तो इनका विरोध करने वाले थे। जैसे मैं मेरी ड्यूटी निधौली कला लगाई थी, निधौली कला लगाई थी, और वहाँ पे ये था क्या, बूथ कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जी जब खिलाफ चढ़ा था उसके बाद था निधौली कला में चुनाव है। तो सुधाकर वर्मा हमारे वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो गए तू पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ लोगों ने कहा कि ये जो है यहाँ पर सब और पास के, जैसे मजरा में तो मिक्सचर कौम थी, और पास 5-6 जो मजरे थे वो बाईकास्ट हमारे यादव समाज के थे, तो बोले सभा के लोग बूथ कैप्चर कर लेते हैं। अब चूंकि वो मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो लोगों ने समझा ये तो बहुत बहादुर आदमी है, इनकी ड्यूटी लगा दो वहाँ पर, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी। अब जैसे ही वो बूथ कैप्चर का नंबर आया, तो मैं फिर एकदम अपना दहाड़ा, और मैंने बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दी, लेकिन उन्होंने शिकायत कर दी पुलिस से जाकर, तो एक सीओ थे और पूरा फोर्स आ गया और मुझे फिर वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। क्या जैसा आपने कहा कि बूथ कैप्चरिंग के लिए थोड़ा सरकार से भी सहयोग मिलता था, तो 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तो 1996 में जब मुलायम सिंह यादव जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, तो उनको कहाँ से ऐसा आपको लग रहा है कि समर्थन मिल रहा था, या उनके कार्यकर्ता को, या उनके जो समर्थक थे, उन लोगों में इतना साहस कैसे आ सकता था कि वो बूथ कैप्चरिंग जैसी गंभीर घटना को अंजाम दे पाते थे वो लोग? ना कुछ जैसे जाति समीकरण इकट्ठा जैसे हो जाते, कोई मुलायम सिंह जी उस समय उसमें थे, शायद रक्षा मंत्री थे जब मैंने चुनाव लड़ा 96 में कहाँ थे? थे। देखिए, एक तो आपने बताया बूथ कैप्चरिंग, एक चीज़ और होती थी जो हमने सुनी भी थी, हमने अपने चुनावों में भी जब मैंने कवर किया देखा, कि लोग बक्सा जो जिसमें वोट डालते थे उस बक्से में पानी डाल देते थे, या बक्से को लेके भाग जाते थे, तो ये चीज़ें क्या थी? जैसे मैं एक वहाँ का किस्सा सुना सकता हूँ, उसावा का। हाँ। उसावा का समाजवादी पार्टियों ने एक तरफा वोट डाल दिया, तो हमारे मुन्ना सिंह चेयरमैन रहे, वो उस समय चेयरमैन नहीं था, वो सब पार्टी कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने देखा इन्होंने तो बूथ कैप्चरिंग कर ली तो वोट गिर जाएंगे, तो उस समय उन्होंने पानी डाल दिया उसमें। मतलब आपकी पार्टी के आदमी ने समाजवादी पार्टी के जहाँ वोट ज़्यादा पड़ गए थे तो वहाँ उसने पानी डाल दिया। हाँ ऐसा उसमें हुआ। इसका मतलब बाहुबल वाली बात होती थी पहले, जिसका बाहुबल है। हम वो एक कार्यकर्ता बड़ा तेज और तर्रार था, उसने कहा इन्होंने तो सालों से गड़बड़ कर ली, ऐसा उसका मन का अच्छा। भाव आया था, हाँ। तो उसने पानी लिया, पानी डाल दिया कि जिससे इसके वोट ना गिने आए, ऐसा ना। तो ऐसे में क्या वो युवा था। इसके बाद क्या होता था फिर? उसके बाद उसमें मुकदमा लिखा गया, बेचारा जेल गया वो, कई लोग उनके जेल चले गए, क्योंकि सब शासन का सब सिस्टम होता था ऐसे ही। तो ऐसे में रीकाउंटिंग मतलब हाँ रीपोलिंग होती थी ऐसे बूथों पे? ना वो तो खराब हो गया, दोबारा हुई बात। मतलब पूरा पोलिंग दोबारा होती है? हाँ दोबारा।
तो मतलब ये दौर भी आपने देखा है। हाँ। अब ईवीएम मशीन आ गई, अब कुछ होता है ईवीएम में? अब कुछ ना, अब तो बिल्कुल पाक साफ मामला है, ईमानदारी का मामला है। सब अब हर चुनाव के बाद कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम बदल दी गई। अच्छा एक बात सुनो, नहीं जैसे मतलब हाँ ना, बात सही पूछ रहे है। हैं आपसे। अच्छा जहाँ जहाँ जैसे कहीं अभी विपक्ष में जहाँ कभी सरकार जीती, तब ये लोग क्यों नहीं कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी करी? जब भाजपा कहीं जीतती है तब ये शिकायत करते हैं। उससे पहले भी इनको लगाना चाहिए कि भाई ईवीएम में गड़बड़ करी, हम हमारे साथ ये। और जब सरकार बन जाती है नहीं कहीं कहीं, तो जैसे कर्नाटक में सरकार बनी तो इन्होंने क्यों नहीं कहा? कर्नाटक में तो ईवीएम आप लोगों के साथ बेवफा हो गई। हाँ, तो ये तो कैसे कहते हैं ना, अंगूर खट्टे है, वो वाला हिसाब है। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। खट्टे है, इस तरह से इनका रहता है। पता कि जैसे राजनीति में कहा जाता है जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। आपकी जो छवि है, आपकी जो तपस्वी वाली छवि है, तो ऐसा है कि जैसे आप अभी दिखते हैं, इसके अलावा भी आपका कोई रूप हो, लोग उस रूप से अभी परिचित ना हुए हों या वो रूप उनके सामने ना आ पाया हो किसी वजह से, कुछ ऐसा है? ऐसा देखो, वैसे सच्चाई तो ये है। जैसे कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिले, कई बार मिले। तो एक जो आपकी तपस्वी वाली जो छवि है, इससे हटके भी क्या महेश गुप्ता कुछ है? मतलब जो महेश गुप्ता को जो लोग देख रहे हैं, उसके अलावा भी आपका कोई रूप है? जैसे आप ये समझो, जब कथनी करनी में अंतर हो जाता है तो वाणी में दम कम होता है, मेरा जो मानना है। बिल्कुल ठीक। और आज का जमाना ऐसा है, आप छोटे बच्चे को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। जब बच्चा जानता ही ये सब बात है, तो मेरा भी कहना ये है कि बेवकूफ बनाए मत, सत्य की राजनीति करो, अच्छी राजनीति करो। और जब अच्छी और सच्ची करोगे तो सामने वाला का सुताई पहचान हो जाती, वो पहचान लेता है तुम्हारे मन में का। और इसलिए मेरे मन में ना 100% ये भाव रहता है कि मुझे सामने वाले बहुत प्रेम करते हैं। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में कभी कभार क्या होता है, ऊपर से तारीफ करते हैं, भीतर गड़बड़ झाला होती है, आप होता समझ जाते हैं? है। आप समझ जाते हैं? समझ जाते हैं, निगाह बता देती है कि ये ऊपर से प्रेम कर रहा है, अंदर से प्रेम कर रहा है। सभी नेताओं को मालूम हो जाता है या आपको कुछ? मैं तो अपना पहचान लेता हूँ, मेरे मन में भाव आ जाता है, मैंने हाँ, और मैं जानता भी हूँ, है ना। क्योंकि कुदरती कुछ ऐसी ईश्वरीय, आज भी जैसे मैं कहता हूँ आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है, तो आज भी सब वो ऐसा भाव आ जाता है। और इसलिए मैंने तो बहुत बात ऐसी देखी है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सत्युग। है कब पहले अपने हृदय में सत्य हो, स्वयं के हृदय में सत्य हो, तो वो चीज़ होने लगती है। जैसे मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये हमारे अंदर एक जज भी बैठा है, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है कि हम कहाँ खराब है और कहाँ अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्वयं के अंदर मालूम होती है। हाँ, उसमें ये है, मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत भी जगह जगह फिसले हैं, मौलवी फिसले हैं, लेकिन जो व्यक्ति अगर अपनी गलती का एहसास करने लगा, ऐसा नहीं है मैं जैसे मैं हूँ तो मैं बहुत अच्छा ही हूँ, मुझसे भी मानव शरीर में गलतियाँ होती होंगी, तो फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर मुझे गलती को क्षमा करो। जैसे मैं एक उदाहरण सुनाऊंगा आपको। मैं एक जगह चुनाव लड़ाने गया, रामपुर चुनाव लड़ाने गया जैसे, तो मैंने ये प्रतिज्ञा करके गया कि मैं अब इस रूप में मैं रहूंगा। मैंने कोई भी एक वचन अपने मन में लिया। वहाँ वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद मैं गया और फिर मैं आया। नहीं वोटिंग नहीं, वोटिंग से पहले जो ना 48 घंटे का वो होता है, वो समय पूरा हो गया। हाँ, मैं प्रचार खत्म हो। चार खत्म हो गया और मैं घर आ गया। घर आ गया, जिस दिन वोटिंग पड़ने थे, 100 वोटिंग पड़ने थे, उससे एक दिन पहले मेरा वचन टूट गया। मतलब जो बात अपने आप उसकी बताऊं, वचन टूट गया। मैं सुबह को बड़ा दुखी हुआ और मैंने अपनी पिटाई लगाई, मैंने एक संटी उठाई और मैंने अपनी स्वयं पिटाई लगाई और मैंने कहा भाई तू एक दिन नहीं रोक पाया, आज वोटिंग है और तेने तो। अब मैंने हरि बोल, जिसको मैं इष्ट देवता मानता हूँ, मैंने हरि बोल से बहुत माफी मांगी, लेकिन मैंने मतलब कहने का आपने अपने आप को सजा भी दी? हाँ। तो क्या क्या मतलब आपने वचन लिया था जो टूट गया? वचन को कैसा था, वचन ये था मेरा कि मैं चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ, हाँ।
और पूर्ण पालन करूंगा, ऐसा मेरा भाव था। मैं वहां पर रहूंगा, मतलब यहाँ से जाकर जब तक ऐसा था मैं ये हो जाए। हाँ। अब मतलब घर आ गया तो फिर अच्छा, वचन हमसे टूट गया। वचन टूट गया वो। अच्छा। तो कहने का भाव वो, तो और मैंने कहा चुनाव तक हम्म। तो मैंने अपनी पिटाई लगाई। तो कहने का मैं इतने सच में चला जाता हूँ। ये अभी की बात है, अभी जो रामपुर में चुनाव हुआ था, मैं इससे पीछे वाले या कुछ वोटों से हारे थे। इसका मतलब आप अपने मन में दिए हुए वचनों को भी, मैंने अब तक जितनी प्रतिज्ञाएं की हैं, विधायक जी, जो भगवा जैसा आपने धारण किया हुआ है, तो भगवा के जो नियम होते हैं कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको सच बोलना है, ये सब क्रोध आता है आपको? हाँ क्रोध क्रोध आ जाता है, क्रोध अभी भी आता है? हाँ आ जाता है। जो बात सच्चाई, अच्छा आ क्या जाता है, जैसे मैं सच बोलता हूँ और मैं हृदय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, पूरे मन से कर रहा हूँ, और आपने उसमें लोट लगा दी, तो मेरे अंदर से एकदम ये आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और ये झूठ समझ रहा है। उस समय थोड़ा सा मुझे आता है, लेकिन हाँ मैं अपने मन को अब समझाते समझाते ऐसा समझ लो क्रोध मेरा 90% खत्म हो गया है। मतलब आता अभी भी है? 10% अभी कभी कभी ऐसा एक्सीडेंटल मामला हो जाता है। अब विधायक जी, राजनीति में बिना झूठ बोले कैसे काम चल जाता है? कभी कभी तो झूठ चलता होगा। मैं तो ये कहता हूँ तुम सच की राजनीति करो। सत्य की राजनीति एक अलग होती है जैसे, और ये राजनीति जो है सही मायने में जैसे हाथों में जाती है तैसे बन जाती है। ये राजनीति आलू की सब्जी, आलू की तरह समझो। जैसे गोभी में डाल लो गोभी आलू, सेम में डाल लो सेम आलू, फूल में डाल लो फूल आलू, जिसमें डाल लो कोई चीज आती है। ऐसी राजनीति जैसे हाथों में जाती है जैसे में जाती है। जैसे भगवान राम के हाथों में थे तो सत्य की और अच्छी उसकी राजनीति, भगवान कृष्ण के हाथों में थी तो राजनीति ऐसे ही। और यही राजनीति मैं कहता हूँ सत्ता लोलुप दलालों कांग्रेस के जितने नेता थे उनके हाथों में गई तो फिर एक आसक्ति और विपत्ति वाली बन गई। कितने घोटाले हुए उन सब में वो विपत्ति। और यही राजनीति आज मोदी जी के हाथ में है तो देश को तरक्की कर रही है। आज योगी जी के हाथ में है तो लोग कहते हैं आज भय समाप्त हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो चूंकि योगी जी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है तो राजनीति है। तो आप देख रहे हो किसी समय कहीं चले जा कोई डर लगता है? आज बहन बेटी हमारी किसी समय चली जा, हमारी बेटियां कहीं चली जा, रात में चली जाए सामान खरीद ले, कोई किसी की हिम्मत नहीं, कोई छेड़ ले। आज कितना अच्छा माहौल, मतलब 21 अगस्त 2019 को आप मंत्री बने, तो क्या आपको कोई भी पूर्व अनुमान था या किसी भी तरफ से आपके पास कोई सूचना आई कि आपका मंत्री पद के लिए चयन किया जा रहा है? ना ऐसा कोई आवाज नहीं था। जिस समय सूचना मिली उस समय आप कहाँ थे? बगल नहीं था मैं लखनऊ से एक फोन आया। किसका फोन आया? ये तो अच्छी चीज है ना, इसमें तो आप किसी का नाम बता ही सकते हैं, इसमें कुछ तो गलत है नहीं। किस तरह से फोन आया कि आपको विकास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद किया है, ऐसा था। मतलब साफ साफ नहीं बताया? आप साहब नहीं बताया। फिर आपको लखनऊ बुला हाँ। दिया? फिर वहां जाके फिर ये जानकारी हुई कि किसने जानकारी दी आप जब वहां पहुंच गए तो? मैं उस समय, जैसा मुझे इस समय तो ध्यान खास नहीं, किसी ने कहा कि अब आप जब वहां पहुंच गए थे ना तो मालूम पड़ा वो उस रूम में बैठे हुए हैं कि भाई मंत्री बनने वाला, आप मंत्री बनने वाले हैं। आप लखनऊ में किस कमरे में थे? क्या मुख्यमंत्री आवास में किसी जगह पे किसी कमरे में बैठे हुए थे आप? ना पहले सर हम अपने आवास से पहुंचे, वहीं से मुख्यमंत्री आवास ही पहुंचे थे सर, ऐसे ध्यान। आपको तब पता चली? बीजेपी में इतनी गुप्त रखी जाती है चीजें? अरे गुप्तकाल सही है, पहले से जैसा भी उनकी योजना है, हर चीज की योजना होती है, यही था। अब उस दिन हाँ बताइए। वो उस दिन की घटना सुना दूंगा आपको। जैसे हमारा बेटा केसर है, तो जैसे मालूम ना इससे बड़ा एक केसर है, तो मैं केशव ने मुझसे पूछा, मैं इसे कहता हूँ जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूँ सतयुग, हृदय में सत्य वो चीज होने। केशव ने मुझसे पूछा, मैंने कहा केशव से कहा, मैं केशव तुम क्या बनोगे? हाई स्कूल में था वो समय। बोले आप बताओ पापा क्या बनोगे? मैं, केशव तू जज बन जाए। बोले मैं जज बन जाऊंगा। तो मैंने कहा, लोगों ने कहा सत्य बोलते बोलते सत्य होता है, तुम कहते हो कलयुग, मैं कहता हूँ सतयुग। केशव लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। केशव तू जज बनेगा, जज बनेगा, जज बनेगा। मैंने उसकी पीठ ठोक दी और अपना लक्ष्य ओझल मत करना। खैर वो प्री में पास हुआ, फिर मेन में रह गया, फिर प्री में पास हुआ, फिर मेन में पास हो गया, इंटरव्यू रह गया तो बहुत रोया वो।
मैंने कहा केशव न हताश हो, न निराश हो, न नाराज, न निष्क्रिय, चरे बीती चलते रहे। केशव तू जज बनेगा, जज बनेगा, जज बनेगा। अपने मन में विश्वास रख और ये समझ ले तू जज बनेगा। महेश गुप्ता कह रहा है, ऐसे मैंने उसे अपना भाव दिया, क्योंकि मैं कहता हूँ जो बोलते हैं वो ब्रह्मांड में मूछता है। जिस दिन मंत्री पद की मैं शपथ लेने जा रहा था, उस दिन की घटना बताऊंगा आपको, क्या ईश्वरीय बात होती है। मैं नहा रहा था, नहाने के बाद सामने शीशा था ही, उसमें बस इसे मैं देखते देखते मैं कहने लगा, हे ईश्वर हरि बोल महाराज, तुम मुझे मंत्री बनाते ना बनाते, हमारे केशव को जज बना देते। 11 बजे मैं शपथ लेता हूँ, वो 11:45 बजे हमारा बेटा जज बन जाता है। उसे जिस दिन आपने शपथ ली उसी दिन बेटा जज बन गया। तो आपके हिस्से में 2-2 खुशियां। हाँ, और मैं जब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब जब आवास में आए तो मेरा आंसू बंद ना हो। मैंने कहा हरि बोल, आपने तुरंत सुन ली। और दो सिस्टम लाल और नीली बत्ती से कह रहा भाव ये है। तो ये दृढ़ विश्वास हुआ, बेटा कितनी कोई बात हो सत्य पर अटक रहना, सिद्धांतों पर रहना। और वास्तव में मैं कहता हूँ, ईश्वर ने कहा है तू कैसे जीना चाहता है, जैसे जीना चाहता है तेरी मैं व्यवस्था वैसे ही कर दूंगा। आज मुझे इस बात का गर्व है, मैं जैसे ईमानदारी से जीना चाहता हूँ तैसे ही मेरे परिवार में सब में एका है। ऐसा भाव है जैसे मेरा बेटा है, मेरा भाई है नरेश, वो मुझे रुपये भेजता है, हर महीने 25,000 रुपये भेजते हैं। अभी भी भेजते हैं। आप बिठाएंगे तब भी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। पहली तारीख है 25,000 रुपये भेज दिए। अब मैं भाव बता रहा हूँ, ये किसी में कोई परेशानी थी, किसी बच्चे की एडमिशन की एक समस्या थी, मैंने उससे मेरे भाई से रुपये आगे तो ही दे दूंगा, तो मैं 10,000 रुपये निकाल के हाल में उसे दे दिए। अच्छा, किसी का एडमिशन होना था तो उसे परेशानी थी, तो मैंने कहा 2-1 दिन रुक गया, पहली तारीख को यार छोटे भाई रुपये भेजेगा। एक बेटा मेरा जो अमेरिका में रही, अब नोएडा में, वो मुझे रुपये भेजते हैं हर महीना। मेरे बेटे से हाँ बेटे से पिता पैसे ले आए। हाँ, हर महीने लेते हैं आप? हर महीना भेजते हैं, लेते का। अच्छा। और जो जज बेटे हैं हाँ, वो भेजते हैं, वो हमारी पुत्र बधू जज एक, हाँ। तो वो सब बच्चे मुझे पैसे भेजते हैं। तो ईश्वर ने कहा तू ईमानदारी जी तेरी व्यवस्था करूंगा मैंने एक बात मानना है, जैसा मुखिया होता है तैसा ही भी सिस्टम चलने लगता है। और जैसे मैं उसमें पूजा मांगता हूँ, जब मैं ईश्वर के सामने पहुँचता हूँ, हरि बोल होते हैं, तो हरि बोल से कहता हूँ, और भी देवी देवता होते हैं, मैं कहता हूँ हे हरि बोल महाराज, मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना, भूखा प्यासा, त्याग तपस्या, ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरे लोग ये सब फले फूले तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये प्रसन्न होंगे, इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और मैं अपना संग 3 बार बजा देता हूँ, ये पूजा 2 मिनट की पूजा कर लेता हूँ। अब है क्या, जब मैं हृदय से मानता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ मेरे कार्यकर्ता फले फूले तरक्की करें। मैं उनको वाइब्रेशन देता हूँ, जैसे कोई आता है तो मैं कहता हूँ ईश्वर इसे चेहरे पर चमक लाओ, इनके ये करो। तो आज हमारी विधानसभा में हर कार्यकर्ता पर चमक है। जब पीछे लाल से लड़ा मैं फ्री में लग गया। विधायक जी, जब आप मंत्री बने तो मंत्री बनने पे क्या तनख्वाहें मिलती हैं, क्या भत्ते मिलते हैं आप लोगों को? आप जैसे विधायक भी हैं, तो विधायक बनने के लिए जैसे बहुत सारे लोग लालायित हैं, तो विधायक बनने के बाद आखिर मिलता क्या है? मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या-क्या मिलता है, कि कितनी तनख्वाह मिलती है, किस तारीख को तनख्वाह आती है? तनख्वाह हमेशा टाइम पे आती है, लेट आती है? टाइम पे हमेशा टाइम पे। हाँ। जैसे बाकी सरकारी कर्मचारियों को हम देखते हैं, उनकी तो तनख्वाह कभी आगे पीछे हो जाती है, और आपकी तनख्वाह बिल्कुल टाइम पे आती है। आखिर कितनी तनख्वाह आती है एक विधायक को? तनख्वाह 1.25 लाख है, 1.25 लाख किलोमीटर 1.25 लाख ही बढ़ती है। तनख्वाह आपको पूरी 1.25 लाख मिलती है? 1,19,000, 1,20,000, मतलब कुछ ऊपर नीचे, आपको पूरी 1.25 लाख मिलती है? 1,29,000 ना, 1,25,000। कुछ टैक्स कटता है आपके? अब सही बात पूछो ना, मैं ज्यादा पैसे में ध्यान तो रखता नहीं, मतलब टैक्स तो आप सरकार का टैक्स तो हाँ ना, वो तो उसमें अपने कटकला तो सब होता है जैसा भी है। को ये नहीं मालूम। एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक को जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर आपको टैक्स देना होता है आम आदमी की तरह? टैक्स वगैरह सब लगता है। अच्छा, और भत्ते क्या क्या मिलते हैं आप लोगों को? मतलब तेल का मिलता है कुछ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, हाँ मतलब हाँ ना, लोग तो हाँ मतलब जो तेल का मिलता है। हमें नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं। हाँ ना, बात सही, आपकी बात सही है। डीजल का मिलता है। कितना डीजल मिलता होगा? डीजल सर 25,000 महीने मिलता है। 25,000 रुपये महीना आपका हो गया डीजल, और स्टाफ के लिए कुछ आपको? 2। अच्छा, गन्ना आपको 2, सभी को 2 मिलते हैं या ये 2 सबको? किसी को
कम है, जो कोई सरकार का है तो उसको थोड़ा ज़्यादा है, या सभी को 2 है? हाँ, वो जैसे उसकी इच्छा है, जैसे मान लो कहीं-कहीं कोई ज़्यादा पैसा हो, जब हो सके कोई लोग 3 भी वो दे। ज़्यादा तो अलग है, मतलब मिनिमम 2 सबके लिए, और आपको डीज़ल का भत्ता मिल गया, 2 गन्ना मिल गए, और ट्रेन का कुछ ट्रेन में कूपन मिलते हैं मतलब वो महीने के या साल के? साल में। अच्छा, जो कूपन मिलते हैं वो कूपन सब आपके यूज़ हो जाते हैं? जैसे पहले होता था कि विधायक के संग कुछ लोग जा रहे हैं, या आपकी जगह कोई और उन कूपन पे यात्रा करने चला जाए, ये सब अभी भी हो रहा है कुछ ऐसा? नहीं, वो नहीं है? ना बोलो स्वयं अगर आप मौजूद हैं, आप 4-5 लोग परिवार के जो होते हैं, अच्छा, मतलब आप अपने संग कितने लोगों को लेके जा सकते हैं? 5-6 लोग ले जाते जा सकते हैं? हैं। हाँ, तो ट्रेन में आपके संग मतलब 5-6 लोग जा सकते हैं, तो ये सब मतलब ईमानदारी से जा सकते हैं, या चूँकि विधायक जी संग चल रहे हैं तो उनके रुतबे में कोई पूछेगा ही नहीं? ना, ईमानदारी। वो कूपन में से एडजस्ट हो जाता हाँ, है? हाँ, वो सब उसी में। अच्छा, अब आप कि मंत्री जब आप बन गए, तो थोड़ा-सा ये होता है कि मंत्री बनने के बाद अब आप एक पद पे बैठ गए, अब आपको ज़िम्मेदारी आपकी बदायूं की विधानसभा से निकल के पूरे प्रदेश की बन गई आपको। तो वहाँ पर कभी आपको काम करते समय ऐसा लगा हो कि आपको सिद्धांतों के खिलाफ जाके कुछ करना पड़ा हो? मोदी जी का जन्मदिन था तो वो सफाई अभियान का था। तो मैंने कहा सुबह ही एक गाँव मेरा कार्यक्रम लगा दिया था मजरा में, बाढ़ में। तो मैंने कहा सुबह इतने बजे मैं पहुँच जाऊँगा, सुबह ही 7 बजे पहुँच जाऊँगा। अधिकारियों को ये उम्मीद नहीं थी कि सुबह ही 7 बजे वहाँ पहुँच जाएँगे। सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे, हुँ। और मैं सुबह ही वहाँ पहुँच गया। अब जब मालूम पड़ जा रहा है पहुँच गए तो एकदम एसडीएम साहब आए और फलाना मान लिया जिस तरह से ना, और मैंने सफाई अभियान प्रैक्टिकल किया। यानी पसीना आ रहा था, मैंने झाड़ू सफाई बिल्कुल उससे, और लोगों को ये लगा कि अरे अब जैसे रास्ते में कीच थी तो मैंने वो ये बोलते हैं परात बोलते हैं उसे, और फावड़ा लिया और वो पैर पे लगा के उठाया, और एकदम मैंने फिर वैसे डाला और बोट लोग तर्ज पर लगे। उसके बाद वहाँ से कोई 500-600 मीटर दूर, 500 मीटर हो गया, 600 मीटर दूर बाबा साहब की मूर्ति थी उनकी। तो मैंने कहा भाई अब चलो वहाँ जाकर माल्यार्पण करेंगे, सब करके सफाई करके वहाँ भी गया माल्यार्पण। तो मैं अपनी स्पीड से चलाता चला गया। तो उन लोगों से कहा हाँ मंत्री तो समय के बहुत पाबंद है और मेहनती मंत्री हैं, तो जब भी फिर मैं गया तो सब अलर्ट रहे और पूरी मेहनत, कभी मैंने वैसा नहीं किया फॉर्मेलिटी टाइप। तो फिर वो जो होती तो कभी मेरे लिए दिक्कत ही नहीं आई, सब जानते थे इस तरह व्यक्ति है। अच्छा वहाँ जो पत्रकार भाई थी वो समझते थे कि हाँ ये इस तरह की है, तो किसी से कई तरह से वो दिक्कत ही नहीं आई। दिक्कत वहाँ आती है, मैं आपको सही बताऊँ बात, जैसे कहो कुछ करो कुछ पला रहे हो, इसलिए जो सीधा सच्चा सपाट है वही करो। तो ये आपके संग फिर ऐसा क्या हुआ कि आप तीसरी बार विधायक भी चुने गए, लेकिन चुनाव के बाद आपको योगी जी की सरकार जिसमें आप एक बार काम कर चुके हैं, ये भी नहीं कि भई मुख्यमंत्री बदल गए हों या पार्टी का तरीका बदल गया हो। जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, उसी पार्टी ने दोबारा आपको मौका नहीं दिया। तो कहाँ आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट नहीं हो पाए? ऐसा है देखो, सच्चाई तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारा दल है, हर जगह सोची जाती किसको कहाँ फिट किया जाए, कहाँ क्या है ना। कभी कभार ये भी आता है कि चलो ये अब जैसे महेश गुप्ता संघीय स्वयं सेवा अपने आदमी है, इनको कोई ये समर्पण का वैसा भाव रहता है तो इनको मंत्री बनाओ तो ना बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, वही सरकार चलानी है, 100 बातें करनी है ना। कहीं जातिगत समीकरण फिट करना पड़ता है। अब आप जैसे लगा कभी अब हर जातियों को समीकरण करोगे तो किसी न किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद भगवा धारण करे हुए हैं। हाँ, हाँ। उनको तो भगवा पहनने वाले व्यक्ति वो सबके भाव समझ में आते हैं, ऐसा क्या एनर्जी डाल सकते हैं, समाज के लिए ज़्यादा भला कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी चीज़ों को नहीं, तो मतलब लगता है कि राजनीति बहुत ज़्यादा ही अब अकेले बेचारे मुख्यमंत्री थोड़ी है, सब पूरे मंत्रिमंडल को वो कर ले। एक बात कहता हूँ, बहुत नीचे से ऊपर तक केंद्र तक सब सिस्टम रहता है, कौन कैसे क्या करे। तो हम तो सुनो, हम तो मतलब मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सरकार नहीं चला अरे ना अरे विपत्ति सब चला ही रहे हैं। उसकी बात जैसे गठन होता है तो हर एक के विचारधारा अलग है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी तो सर्वे सर्वा होता नहीं है। आप इंटरनेट वगैरह को यूज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया? आप फेसबुक वगैरह थोड़ी बहुत देर कोई देख मिलती है, वैसे ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाते क्योंकि फ़ोन इतना आता है। अच्छा मैं फ़ोन सब रिसीव करता हूँ।
अब जब फ़ोन इतना आता है, अच्छा वो हैगा छोटा से छोटा कार्यकर्ता, छोटा से छोटा मतलब हमारा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा सब मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं सबका फ़ोन करके अब चूँकि सत्य बोलता हूँ तो उसका उत्तर भी देता हूँ। तो फिर इतना बिजी सिस्टम होता है कि वो फिर अलग से और कुछ सोचने का समय नहीं बचता। अच्छा, आजकल इंटरनेट के युग में आप इंटरनेट यूज़ भी नहीं कर पाते। हाँ, अच्छा, आपको पता है कि इंटरनेट पे मतलब सोशल मीडिया ट्रोल भी करते हैं। ट्रोल मतलब किसी जो पे अचानक उसकी कुछ बुराइयाँ करना, ये सब करना, ये सब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? इन चीज़ों को आप चेक करते हैं क्या? है क्या मैंने बताऊँ आपको? जैसे कभी-कभार आप अच्छा काम करो, हुँ, वो आजकल ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि उसमें जैसे 80% तुम्हारे लिए अच्छा कह रहे हैं, हुँ, 20% उसमें खराब कहने वाले आ गए। अब होता क्या है, जैसे हमने देखा बाई चांस, हुँ, तो जो खराब कहने वाले ना है, हुँ, जब उनका देखते हैं तो मन में टेंशन आती है, हुँ, तो सोचते हैं चाहिए बड़ा मक्कार है जो हमें ऐसे लिख रहा है, ऐसा भाव पैदा होता है। हुँ, तो इसलिए सोचते हैं देखो ही मत ही कौन क्या कह रहा है ना कह रहा है, तुम अपने मन से सोचो कि तुम्हें अपने मन से तुम्हारे जो कार्य किया है वो अच्छा किया है क्या किया है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा देखता नहीं। अब ना जैसे कभी ये मानव शरीर तो है। हुँ, अब जैसे उस दिन अभी मैं कांवड़ यात्रा लेकर आया, जैसे ना बहुत लोगों ने अच्छा लिखा, सराहाया भी, सब बात है। अब एक व्यक्ति जिनकी मैंने संकट से बचाया, जिनके आंखों में आंसू थे, बहुत परेशान थे, तो मैंने उन्हें 2-3 बार संकटों से बचाया और उनको मैंने आगे बढ़ाया भी था। उन्होंने किसी ने मेरे उस बार गलत कमेंट लिखा, तो उन्होंने कहा सत्य बचाना, और 4-6 बात और लिख दी। अब मुझे चूंकि इसलिए क्रोध आया, मैंने इसकी तो इतनी मदद करी ने, तो उस संकट से बचाया, उस संकट से ये रो रहे थे, मैंने बचाया। मैंने उनको फ़ोन कर दिया, हाँ, क्यों नाम लेकर उनका, फिर मैंने कहा उनसे, बोले नहीं भाई साहब ऐसी मैंने मैं तुमने कहा, फिर उसमें तुम्हारे बारे में लिखा दिया। अरे फिर भाई साहब फ़ोन करूँगा, फिर उनका फ़ोन नहीं आया। फिर मेरे मन में मेरी अधूरी बात रही इनसे, फिर मैं गुस्से में ये भी था मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारी इतनी मदद के बाद तुम ऐसी बात लिख रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा मैं उन पर ध्यान, तुम अपना मन से सोचो क्या कर रहे हैं। अब आज से कमेंट में है फेसबुक, मन में आए सो लिख देता है, अरे डरावेबाज। ये जो सोशल मीडिया पे आपने किसी का कमेंट देखा, तो ये चीज़ें आपने मतलब खुद देखी या आपके जो साथी लोग हैं, आपकी टीम के लोगों ने आपको ये सब दिखाया? और मुझे इनके लोगों ने बताई थी, जैसे अच्छा, उन्होंने दिखा दी कि मुझे, हाँ कि बाबू तुम देखते ना, मैं यार मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उन्होंने जो नेगेटिव चीज़ वो दिखाई, है ना। तो 3 नाम है, अब एक जिनकी बहुत तारीफ करते थे उनका भी था, उसने लिख दिया उसमें सत्य वचन, जैसे किसी ने नेगेटिव मेरे पे लिखा, उन्होंने लिख दिया सत्य वचन। तो मैंने फिर मेरे मन में इन्हें ही फ़ोन करो, मैं इनसे छोड़ो, इनसे कहूँ भी तुम आज यहाँ तक पहुँचाई हो, अब तुम कह रहे हो उसकी हाँ मिला रहे हो। तो फिर ये मन में संतोष करना पड़ा मुझे, तू बेटा का वो की तरह मन दे, तू तो अपनो कर्म कर अच्छा। मतलब आपके मन में या आपके अंदर भी अभी वो सारी भावनाएं हैं कि क्रोध भी है, तो आपने थोड़ा बताया कि आपको मतलब ईर्ष्या भी होती है। आपने किसी के लिए कुछ निस्वार्थ किया, लेकिन उसने आपको पलट के कुछ वापस नहीं किया, तो आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा ना करे तो कम से कम चुप ही है वो। चुप रहे, और उल्टा बोले तो फिर क्रोध आएगा नहीं आएगा। अच्छा कभी कभार मन में जैसे ना मानव शरीर है, एकदम हम ईश्वर से कह लेते प्रभु को हम तो दंडित ना करें, तो भी दंडित कर दूँ। अच्छा कुछ है भी जाते हैं ऐसे लोग। मतलब 18 साल से भगवा पहनने के बाद भी अभी भी आपका मन अशांत है, अभी भी आपका पूरी तरह शुद्ध होना बाकी है। हाँ अभी पूरी सारी है, अभी जैसे ना काला तो जो है कि सम्मान देते चल, सम्मान देता चल, सम्मान देता चल, है ना, सम्मान देता चल, ये है, अच्छी भी लगती है। अब कभी कभी उल्टा तो मानव शरीर है, इसमें भी विकृति इतनी है, जो भाव आ जाता है तो फिर वैसा ही भाव आ जाता है कि गांव में रहने वाले। आप अभी कांवड़ लेके गए, तो ये कांवड़ यात्रा का विचार आपको कैसे आया? क्या ये आपका कुछ आध्यात्मिक था या कुछ व्यक्तिगत था या कोई राजनीतिक संदेश आपको देना था या कोई इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी आपकी? ऐसा था, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया ना आतंकवाद में मैंने छोड़ा, फिर कोरोना में छोड़ा, या फिर मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बारे में, तो वो अंदर से ही सब भाव पैदा हुआ, अंदर से ही भाव पैदा हुआ। ऐसे ही अचानक मेरे मन में भाव आया कि मुझे कांवड़ लानी चाहिए, मुझे कांवड़ लानी चाहिए, ऐसा भाव पैदा हुआ। और मैंने अपने बेटे बिस्सी से कहा, भाई बिस्सी हमारी इच्छा है हम कांवड़ लाएंगे। बाबा जी 34 किलोमीटर दूर है वहाँ से, गंगा जी से मुर्गवाड़ी मतलब 34 किलोमीटर है, पैदल चलो। अरे मैंने यार मुझे क्या है, ये है, मैं अंदर से तो बोले तो ठीक है, उसने मना नहीं करी, ठीक है व्यवस्था कर लेंगे।
प्रत्येक बूथ से अपने लोगों को बुलाने, जैसे जो भी है वो सब योजना बनी। आओ उसका जो मैं अब जैसे ना अपने कार्य करने की नीयत सही हो तो उसके कई मायने निकले आते हैं। अब जैसे एक तो हम गए ही गए, श्रद्धा तो थी, और जैसे ईश्वरीय बात है, सावन का महीना है, श्रद्धा का है, और जैसे मैंने कहता हूँ मैंने अपनी विधानसभा को माँ माना है, तो मैं चाहता हूँ मेरी विधानसभा में ईमानदारी में सबके चेहरे पर खुशहाली, ये सब भाव रहता है। तो पूजा का भाव था और भोलेनाथ को ये सब मेरा था, लेकिन इसमें एक भाव नया निकल कर आया। जैसे कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, वैसे मेरी जानकारी नहीं था, लेकिन जैसे ना करके आया तो एक व्यक्ति का फोन आया, वैसे वो मुस्लिम समाज का था। उसने मुझसे कहा, बाबूजी आपने बहुत अच्छा काम किया, वकील थे मुस्लिम समाज के वो। उन्होंने, बाबूजी आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं, क्या कि आप कावड़ लाए, इससे बहुत अच्छा काम मैंने किया भाई। तो उसने कहा कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि कावड़ केवल गरीब लोग लाते हैं, बनिए परिवार के लोग, ये लोग जो हैं घरों में बैठे रहते हैं, ऐसा दुष्प्रचार कर रहे थे। और आप जो कावड़ लाए हो तो एकदम इसमें बल्ले बल्ले हो गई, मतलब ये भाव पैदा कर दिया कि विधायक जी खुद कावड़ ला रहे हैं, इसका कितना अच्छा महत्व। तो आप मतलब मेरे दिमाग में नहीं थी बात है, लेकिन उसने ये बात कही। तो कहने का भाव मेरा जो है, कोई अच्छे पवित्र कार्य करो, अच्छा कार्य करो, तो उससे और संदेश कुछ अच्छे कुदरती चले जाते हैं। आप कांवड़ लेके आए तब मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आपका काफ़ी स्वागत किया, पुष्प वर्षा करी, आपको मालाएं पहनाई गई। तो हम अधिकतर जैसे देखते हैं कि जब कांवड़ लेके कोई आता है, उसकी कांवड़ से कोई छू जाए, टकरा जाए, तो वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। तो आपको जब इतने लोगों ने मालाएं पहनाई या आपसे मिले, तो आपकी कांवड़ खंडित नहीं हुई? या मुस्लिम समाज के लोग जब आपसे मिले, या सर इन चीज़ों से कांवड़ खंडित होती नहीं है, अरे इसके कुछ क्या नियम है? देखो जो तो बस मन बना लो अपना मन, जब हमारा मन पवित्र है। तो ये जो लोग जो तोड़-फोड़ करते हैं, ये सब चीज़ें ये तो दो कहीं कहीं बाई चांस अचानक कुछ ऐसी बात हो जाए, वो अलग बात है। और कुछ जगह तो ऐसा हुआ है, कुछ लोग दाएं बाएं जिन्हें काम खराब करना होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते हैं, श्रद्धा वाले ना गैर श्रद्धा वाले घुस जाते हैं कि इनका माहौल खराब कर दो, ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस तरह से किसी की छूने से और उससे भी कावड़ ना होती, जो मेरा सोच है अपना, तो ऐसी कोई बात नहीं। सब अपने हंसते गाते बाजते सब लोग आए और सबकी यात्रा, और मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में इतनी मेहनत से सब लोग आए, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की उसमें, और सबके बाद इतना मन को सुकून हुआ। और मैं तो ये ताज्जुब कर रहा हूँ, अगले दिन फिर मुझे वही फुर्ती और वही चुस्ती थी, कभी जिना के सुस्ती जैसा होती है सब, अगले दिन आराम कर लो, आराम नहीं किया, मैं फिर चालू हो गया। आजकल आपने एक नया अभियान छेड़ रखा है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही थी, खूब सारी लोगों के सिर में चोटें लगने से अधिकतर लोग खत्म हो रहे थे, तो आजकल आप हेलमेट बांट रहे हैं। तो ये आपका अभियान क्या है? क्या ये कोई अल्पकालिक अभियान है कि या आपने इसके लिए कुछ लंबी प्लानिंग कर रखी, कोई बड़ी योजना है इसके पीछे आपकी? का ऐसा था, सच्चाई तो बात है, एक दिन मैं अपनी डीएम निधि श्रीवास्तव जी के पास बैठा था, उन्होंने कहा सर 394 लोग 2024 में बगैर हेलमेट के खत्म हो गए, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। कहाँ पे 394? अपने बदायूं जनपद से, बदायूं जनपद में? बदायूं जनपद में बगैर हेलमेट के लोग खत्म हो गए। तो मैं कुछ भावुक हो गया, मैं 394 लोग, तो उस समय तो कुछ मैंने बात ही नहीं चला है, गाड़ी जब बैठा तो मेरे दिमाग में आई, नहीं हमें, हम जनप्रतिनिधि हमें कुछ करना चाहिए। तो अगले दिन 7 तारीख को सामूहिक विवाह था। जब सामूहिक विवाह था तो उसमें 162 जोड़े थे। तुरंत मेरे मन में आया कि 162 जोड़े दूंगा और उन्हें अपने हृदय का भाव दूंगा। मैंने 162 हेलमेट मंगाए और मैंने एक एक को वितरण किया। और फिर जो संचालक करता थे उन्होंने कहा, अब आपके सामने शहर विधायक पूर्व मंत्री जी पिता की हैसियत से अपना संबोधन करेंगे। तो ये भाव पैदा हो गया। तो मैंने उस समय उनसे कहा, बेटियों तुम मेरी बात अपनी मान लेना, मेरी बात मान लेना। जो घर का व्यक्ति जब जाता है और बगैर हेलमेट के जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन जहाँ उसकी ससुराल होती है वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ उसकी बहन और बुआ होती है वहाँ हाहाकार मचता है, जहाँ उसका परिवार होता है वह बच्चे उसके बिलखते हैं, जब मित्र होते हैं वहाँ सब लोगों का हाहाकार मचता है। तो बेटियों एक हेलमेट से वो हाहाकार बचता है।
मैं तुमसे ये, मैं बेटियों मेरी बात मान लेना, अपने दिल पे ले लेना, जब तुम्हारे पति घर से जाएं तो बगैर हेलमेट के न जाएं। तो ये मेरा भाव था। उस दिन से फिर मेरे मन में आया कि मैं ये लोगों को अपना आह्वान करूं। फिर मैंने पूरे कैंप लगा के 500, 250, 200 लोगों को चौराहे चौराहे पर बनाए हुए जितने प्रवेश द्वार थे सब जगह मैंने बांटे, फिर बाहर भी बांटे। अभी बरसात हो गई है तो इस समय मैंने स्थगित कर दिया है, स्थगित किया है, समापन नहीं किया है उसका। अब मेरे मन में ये भाव आया है स्वतः ही, जैसे मैं विधानसभा को मां मानता हूँ, तो मेरे मन में ये बात आया कि अब मैं अपनी विधानसभा के प्रत्येक गांव में एक एक कार्यक्रम करूंगा और उस कार्यक्रम में पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा। माताएं बहनें सब होंगी और जितनी भी मोटरसाइकिल उस गांव में होंगी वो मोटरसाइकिल खड़ी करवाऊंगा और प्रत्येक को एक एक हेलमेट दूंगा और माता बहनों से भी आग्रह करूंगा, तुम्हारे गांव से कोई भी व्यक्ति जब निकले तो बगैर हेलमेट के ना निकले, और निकले तो उसकी गाड़ी रोक लो कि नहीं बगैर हेलमेट के नहीं जाओगे। और ऐसे मैं लोगों से सौगंध भी खिलवाऊंगा। तो ऐसा मेरा भावी विचार है। तो एक हेलमेट के कितने रुपए आप चार्ज कर रहे हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं क्या किसी को? मैं निःशुल्क हूँ। बिल्कुल निःशुल्क। निःशुल्क है ना। तो जब से लेके अभी तक निःशुल्क? हाँ निःशुल्क हो। कितने हेलमेट आप अभी तक बांट चुके हैं? 6000 के लिए बांट चुके हूँ। तो 6000 हेलमेट आप निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। हाँ, तो आगे भी? हाँ आगे करूँगा। मैं ये योजना ला रहा हूँ, वो जल्दी जैसी बरसात खत्म हो गई तो सबसे पहले, चूंकि अब विधानसभा को मां माना है तो तो ये हेलमेट के लिए फिर पैसे कौन दे रहा है आपके? ऐसा ईश्वरीय बात होती है। हमने अपनी एक हरि बोल सेवा समिति बना ली है। हरि बोल का मैं भक्त भी हूँ और हरि बोल वो हैं जिन्होंने 35-36 किलोमीटर लंबा बांध बगैर सरकारी सहायता के जो इलाका तबाह होता था उस इलाका को आबाद कर दिया और 35-36 किलोमीटर लंबा बांध बनवा दिया। और हरि बोल महाराज वो हैं जैसे स्वामी प्रेमानंद जी अपने वचनों में उनके दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत का था, एक प्रधान था जैसे व्यक्ति था, वो हर रोज वहाँ आज भी हरि बोल महाराज पर हरिबाबा बांध पर 24 घंटे संकीर्तन चलता है। वो व्यक्ति उस दिन उसमें नहीं आया, संकीर्तन में नहीं आया। उन्होंने कहा भाई आज प्रधान नहीं आया, तो उन्हें अरे साहब वो तो खत्म हो गया, रात खत्म हो गया। उन्हें अरे उसकी टिकटी बन गई, उन्हें लेकर आओ टिकटियाँ, और टिकटी उन्होंने खुलवा ली और उन्होंने कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के वो व्यक्ति खड़ा हो गया और फिर उसने संकीर्तन किया। संकीर्तन जब हो गया उन्हें मैं अब इसे ले जाओ, फिर सोता चला गया और फिर उसके चला गया। तो ऐसे हरि बोल महाराज थे। तो फिर वो हमने हरि बोल के नाम से एक समिति बनाई है। उस समिति में जैसे जिसकी जो इच्छा हो, जैसे हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने 1000 हेलमेट दान कर दिए, किसी ने 500 हेलमेट दान किए, किसी ने 5 से करे, 4 से करे, 3 से करे। तो ऐसे लोग अपने स्वेच्छा से, चूंकि उनका भी कहना यह है कि अगर हमने हेलमेट से एक व्यक्ति की जान बचा दी, 2 व्यक्तियों की जान बच गई, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। तो ऐसे लोग अपने सेवा भाव से अपने उसमें दान दे देते हैं और वैसे चल ही रहा है जो भी है। हम खुद में अपने कर लेते हैं। तो वो हेलमेट का व्यवस्था निःशुल्क बांट रहे हैं हम सब। तो निःशुल्क हेलमेट आप कब तक वितरित करने की आपकी योजना है? इसके पीछे आपकी क्या प्लानिंग है या क्या मंशा है? आप सरकार में भी हैं, आप विधायक भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि हेलमेट बांटना काफ़ी है? बहुत तरफ से योजना बना रही है। आप सरकार के साथ रह के या आप कुछ जन सहभागिता के साथ कुछ ऐसा भी करना चाहेंगे जिससे ये चीज़ें स्वतः कम होने लगे? तो हाँ, जन सेवा तो मैं लोगों में ही भाव पैदा करना चाह रहा हूँ, लेकिन है क्या, मुझे बड़ा पीड़ा होती है। कितनी बार कई एक्सीडेंट, जैसे पीछे 5 एक्सीडेंट हुए और 5 में हेलमेट नहीं, तो मैंने मार्मिक अपनी अपील भी की, सब बात थी, और उसमें अखबार में भी था कि बगैर हेलमेट के थे। तो हमारी जनता कभी कभी ऐसा जानती है और घर वाले नहीं सोचते कि जब बगैर हेलमेट क्यों जा रहा है, रोकना चाहिए। तो मैं मार्मिक अपील भी करता हूँ, लेकिन एक मैं सोचता हूँ जन सहभागिता अभी पीछे कार्यक्रम करने को थे। अब चूंकि मैं और भी बहुत से काम होते हैं ना, तो कभी कभी उसमें ब्रेक से लग जाता है। अब चूंकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना में कावड़ होगा, चलिए इसके बाद मैं फिर उसे पूरा चालू करूँगा। इस अभियान का आपने क्या सोचा है, मतलब कब तक इसको चलाना है, या बस अभी कुछ विचार नहीं किया है, बस चल रहा है और चलाते रहेंगे? अभी तो सोच रहा, अभी तो करने में लगे, जब तक जैसा चलेगा चला रहा हूँ मैं इस समय। तो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बाबा लोग पानी से किसी का इलाज कर देते हैं, बाबा लोग विभूति से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, या बाबा के आशीर्वाद से लोग बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, या लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो ऐसे वीडियो आपके पास आते हैं, आप ऐसे वीडियोस देखते हैं?
हाँ हुए हैं, सुना है। आप भी तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, बड़े असामान्य कामों को आप प्रतिज्ञा के जरिए पूरा कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स के बाद आप भी बाबा बनने जा रहे हैं? कोई विचार है आपका बाबा बनने का? राजनीति बाबा का है, असल में मैं फिर कहता हूँ, जैसे मेरे जो बार बार मैं कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग, मैं कहता हूँ सत्ययुग है। कब पहले अपने हृदय में तुम्हारा अंदर का भाव सही हो, तुम्हारे अंदर का भाव सही हो तो वो है, और आत्मा सब। तो जैसे मैं उदाहरण अपने बेटे के साथ हूँ, हमारे बेटा विश्वित है, उसकी पुत्र वधू को लेकर मैं हरि बोल पर गया, अपनी बेटी भी गई, सब बच्चे गए शादी के बाद। तो मैंने बेटी से कहा, अंशु नाम है, डॉक्टर अंशु, मैं अंशु, हरि बोल की कृपा से रीतु और विश्वित, रीतु हमारे बेटे की पत्नी का नाम, रीतु और विश्वित के सुपुत्र होगा और उसका नाम विश्वप्रिय होगा। वो बोली बेटी हमारी, अरे पापा जी आपने तो भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा बेटी सुन, हरि बोल के सामने ये भविष्यवाणी की है, 100% सच होगी। अब कोई बात नहीं, चले आए। अब उसके 1.25 साल बाद बच्चा होता है, और मैंने सरकारी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी कराई। 5 दिन बाद वो बच्चा आता है घर, तो मैंने घर में ही उसका स्वागत किया। मैंने कहा आओ विश्वप्रिय, तुम्हारे नाम तो पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी। तो मैंने कहा आओ विश्वप्रिय, तुम्हारे घर में स्वागत। विश्वप्रिय, पूर्वजों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से तुम वीर्यवान बनोगे, धैर्यवान बनोगे, यशस्वीवान बनोगे, तेजस्वीवान बनोगे, ओजस्वीवान बनोगे, कीर्तिमान बनोगे। सूरज की तरह तुम पर तेज होगा, चंद्रमा की तरह शीतलता होगी, चट्टानों की तरह तुम्हारे सिद्धांत होंगे। तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी 4 होते हैं, 5 के हुए तुम कतई ना मानोगे। विश्वप्रिय, तुम अखंड भारत का नेतृत्व करोगे, अखंड भारत का नेतृत्व करोगे। ये मैंने अपना वचन बोल गया। फिर उन्हें मैंने घर में प्रवेश करा दिया, और वो आप समझो जिस दिन उसका नामकरण हुआ, पंडित जी विश्वप्रिय विश्वप्रिय बोलने लगे। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुमने पंडित जी को बता दी क्या? नहीं तो। और आप समझो ईश्वरी माया, उसका नाम, भाव सब वही विश्वप्रिय रहा उसका नाम। पत्रा में वो भी आया, वो विश्वप्रिय नाम उसका। विधायक जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई भविष्यवाणी की हो या आपने कोई प्रतिज्ञा ली हो जो पूरी ना हो पाई हो, जो बीच में टूट गई हो? कुछ ऐसा हुआ है कभी? ऐसी ईश्वरी कृपा से सब हुई। एक जगह जरूर क्या हो गया ना, जैसे हमने शिशु मंदिर खुलवाया, बहुत पुरानी बात है ये तो, ये तो समझ लो शायद 90 से, हाँ 90 से पहले का, उसमें शायद 84-85 या 88 में ऐसा ही खुलवाया होगा। अच्छा। तो हम लोगों से कहते थे, जैसे आप तो 3 बेटियां हैं, सुना, तो आपसे कही अच्छा सुनो, जाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा, हमारे शिशु मंदिर में एक पंखा लगवा देना। उस समय पंखा की वैल्यू थी। हाँ। और जो जिससे कहा वो सब बात पूरी हुई। यानी सब जगह एक व्यक्ति के 7 बेटियां थी, 7 बेटियां थी, 7। नरेश नाम के एक व्यक्ति थे, 7 बेटियां थी। हमने उनसे कहा नरेश बहादुर, घर के शिशु मंदिर के लिए पंखा लगवा दो, जाओ तुम्हारे बेटा होगा। उन्होंने हमको उत्तर दिया कि ना हो तो मैं तुमसे ले लूंगा। मतलब उसने हमसे ये परत लगा दी कि ना हो तो मैं तुमसे उल्टो ले लूंगा। ऐसा उसने गांव की भाषा जैसे होती है। उल्टा क्या ले लेंगे? पंखा ले? पंखा। अच्छा, मतलब जब ना हो तो तुमसे ले लूंगा, ऐसा उसने हमसे कहा। तो हमने कहा हम अपने ले रहे हैं, शिशु मंदिर को ले रहे हैं, तुम जानो तो और काम जानो, छोड़ो मतलब बात खत्म। फिर उनकी भी लड़की हुई, खैर वो फिर उनकी लड़की हुई, लड़की रही, लड़का नहीं हुआ। तो उनके मतलब उन्होंने पंखा नहीं दिया? हाँ, और उनका लड़का भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो उन्होंने लौट लगा, अब मिलते हैं आपको? नहीं, वो खत्म हो गए, बहुत पुरानी बात थी। नहीं तो उसके बाद तो मिलते। हाँ मिले, तो आपने बताया नहीं जिन्होंने पंखा लगाया सब पे होगा? हाँ सब। उन्होंने गाँव की तो बात ही थी, वो हमारे गाँव की थे, वो पुरानी बात है जो। तो अब जैसे एक व्यक्ति थे, वो तो अभी हैं, उन पर 2 लड़कियां थी। तो उन्होंने कहा हमसे, अरे महेश हमारे नसीब में ना है, लड़का हमारे नसीब में ना है। तो उस समय ये सुरमे वाली पेंसिल होती थी,
सिर में वाली पेंसिल। तो हमने उन्हीं यहाँ से, उनकी बर्तनों की दुकान थी, हमने पेंसिल उठाई और उस पर उनकी दीवार पे ही लिख दिया, प्रमोद जी तुम्हारे पुत्र ही होगा, शिशु मंदिर को एक पंखा दे देना। अब उनके पुत्र हो गया, वो पंखा भी ले आए, लेकिन लाके उन्होंने अपने घर रख लिया। अब चूंकि कभी कभार जेल होती है आपस में, अचानक उनके मन में आई क्योंकि महेश महात्मा है, कौन ऐसे उनके कैसे जैसे उनके मन में ये द्वेष भाव हो गया। जब उनका लड़का हुआ तो हम अपने, उस समय हमारे पास बंदूक थी पिताजी, बंदूक से हमने 2 फायर भी किए इस खुशी में कि हम लड़का है वो तो शिशु मंदिर को पंखा लेके आएंगे, ये भाव था। तो ये छुपा हुआ रहस्य भी था उसमें। अच्छा, छुपा हुआ लालच था। हाँ, लालच था कि शिशु मंदिर को, अब लीना शिशु मंदिर एक संस्था के लिए था। अब उन्हें पंखा नहीं दिया। अब वो आएगा दिन हो गए, 6-7 महीना हुआ, नहीं दिया। अब एक दिन क्या हुआ, भाई जो पहले जो घटनाक्रम था, जो हम लिखा था, अचानक उसी दुकान वहीं बैठे थे और चूंकि दिन का समय था और एक उस दिन बाजार नहीं गए थे हम, तो वहीं सब लोग, महिलाएं भी थी और सब थी। तो एक हमारे सेठानी थी, उनसे कहते थे, हमने कहा सेठानी इन्होंने प्रमोद जी ने पंखा नहीं दिया। तो हमने वैसे भाव में इसमें कहा, जब हम आशीर्वाद दे सकते हैं तो साथ भी दे सकते हैं। जैसा बच्चे वाली बात है तो भाव वाली बात, वो समझो जैसा जितना ज्ञान था, बात आई हो गई। अब रात को प्रमोद जी को सपने में सुबह के समय बच्चे जो है नोच रहे हैं उनके लिए, वो भड़बड़ा के उठे। उनकी पत्नी में क्या होगा, अरे क्या हो, सब बाहर नोच रहे हैं। और बाहर अरे क्या हो, तो उन्होंने कही शिशु मंदिर पंखा बंद ही हो तुम, अच्छा लगे रही हो। कहने का मतलब वो सवई प्रमोद जी गांव में घुटना बजान में ही आए पंखा लेके और हमारे घर पर, ए महेश ये पंखा है तुम्हारो, मेरो पंखा काय को है, पंखा शिशु मंदिर का मेरे यहाँ। हम प्रधानाचार्य जी को देखा, तो कहने का मतलब वो पंखा में शिशु मंदिर में दे आए हो। तो भाव ऐसे, जब भी कोई बात ईश्वरी के पास ऐसे बोले, जैसे वहां का बिनावर का याकूब नाम का व्यक्ति आया, याकूब, और याकूब ने मुझसे कहा, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? मैं हरिबोल जा रहा हूँ, बिनावर का याकूब। तो उसने मुझसे कहा, बाबूजी मुँह पे 2 लड़कियां हैं, हरिबोल से कह रहे मैं लल्ला है यार, मैं जा याकूब तेरे लल्ला होगा, जा हरिबोल की कृपा से। अब उसके फिर लल्ला ही हो गया, कहने का भाव है। बता कि पंखे वाली स्कीम अभी भी चल रही है क्या? बहुत से लोगों को लड़के की चाहत या बच्चे की चाहत है ना तो पुरानी बात शिशु मंदिर तो और चल रही है, लोग कुछ और है ना, वो बिचल की बात हो ना, जैसे अब जैसे इस दौर में आ गए, वैसे अब आप जैसे याकूब को भी आपने कहा कि विवाह हो जाएगा, हाँ, तो ऐसे लोग आपसे संपर्क करें फिर? अरे संपर्क ना, वो तो खुद भाव होता है, कभी कोई ना ईश्वरी बात होती है। कि आप या आपके हरिबोल महाराज ये नहीं देखते हैं कि ये आशीर्वाद याकूब को दिया जा रहा है या यश को दिया जा रहा है, कुछ आप लोग इस चीज को देखते हैं या नहीं? हाँ ना, हमारी बोलते वो सत्य, वो तो सबके सब है और उनके प्रति श्रद्धा है, वो सब कुछ है। आज मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे पास हमारे मुस्लिम भाई 96% सब मुझसे हरि बोल बोलते, बाबूजी हरि बोल, 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 बाबूजी हरि बोल। 3-4% सुनो, 1000 में एक व्यक्ति आधा बोलता होगा। 3% नमस्ते बोलते होंगे, 3-4%, और 96-4%, 1000 में सब मुझसे सब हरि बोल बोलते हैं। लेकिन वोट सब आपके खिलाफ देते हैं। तो वो वोट का एक समीकरण है, जो बात बताऊंगा कि उस समय कुछ ऐसा माहौल बनता है, कुछ तो हमारे नेता बोल देते हैं। जैसे हमने मीटिंग करी, उसमें मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, 4 लोगों ने तो अच्छी बात करी, एक ने मुसलमान बात खराब कह दी। तो वो कहते हैं बताओ है मीटिंग वाला ही हमको ऐसी बात कह रहे हैं, बात जो सच्चाई से बता रहे हैं, लेकिन दिल से प्रेम करते हैं। मुझे भी इस बार, पिछली बार लगभग 4700 वोट मुस्लिम भाइयों को मिला था। मुसलमान लोग योगी जी से प्रेम करते हैं क्या? प्रेम बदस ये, योगी जी ने बहुत कुछ दिया, बहुत जो समझदार मुसलमान है वो आज भी कहते हैं इस शासन में हम सुखी हैं। जैसे मैं रामपुर गया तो आज जो पढ़े लिखे मुसलमान थे वो कह रहे भाई योगी जी शासन में आज हमारा बिजनेस सही चल रहा है, गुंडागर्दी नहीं है, ना साले हमें गुंडे मुस्लिम भी परेशान करते थे, ऐसा भाव बोलते थे वो।
तो भाई गुंडे तो गुंडा, जो शरीफ आदमी है वो आज भी सुख है वो योगी जी। अच्छा कुछ बात ऐसी बताऊंगा, वो कुछ लोग कुदरती समझते हैं कि हाँ मजबूरी बस कुछ बात सब बस ही जाती है। विधायक जी, जब आप मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद आपने बहुत सारे काम करे, तो कोई ऐसा काम आपने किया हो, कोई आपने ऐसा आदेश दिया हो, कोई ऐसा फैसला लिया हो जो आपको अभी भी याद हो, जो आपको लगता है कि बहुत अलग था? फैसला जैसा ये फैसला मतलब आपने कोई, आपके पास कोई इशू आया, उस इशू को आपने रेक्टिफाई कर दिया हो, आपने उसको सॉल्व कर दिया हो, कुछ ऐसा हो जो आपको अभी भी याद हो? मंत्री पद जो सरकारी योजना थी लगभग वही सब जगह आना जाना, जो भी सरकार की नीति रीति उनको ही क्रियान्वयन करवाना ही काम था, विशेष बस अलग से कोई। रही, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में तुरंत आ जाती हैं। आज के वक्त में कोई भी पब्लिक फिगर या कोई भी नेता हो, वो घर से निकले या कहीं हो, प्रॉपर सर्विलांस में है आप, मीन्स या तो आप मीडिया के कैमरों की निगाह में हैं या कहीं पे भी खड़े होते हैं तो आपके जो समर्थक हैं या जो आपको चाहने वाले हैं या विपक्षी भी हों, उनके कैमरों की निगाह में भी नेता आजकल रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किसी भी नेता के लिए कितना सहज है अपनी कोई भी बात कह पाना कुछ? और दूसरा, आजकल अभी हम देखें कि हालिया में कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें आप कुछ ऐसे लोगों के साथ दिखाई देते हैं जिन लोगों ने अभी कुछ क्राइम करे हैं। एक लड़का है कर्तव्य पटेल, वो छात्र था, उसकी दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। हत्यारा था सौरभ ठाकुर, जिसके कई फोटोज आपके साथ वायरल किए गए। सौरभ ठाकुर की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी। कर्तव्य पटेल के समाज के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद दबाव में उसकी गिरफ्तारी हुई, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, एक हुक्का बार का आपने बताया में उद्घाटन किया, अरवाज का हुक्का बार था वो। उस हुक्का बार भी, वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू लड़कियों को या कह सकते हैं नाबालिग लड़कियों को अ, हुक्का परोसा जा रहा था, उनकी मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराई जा रही थी। अभी अरबाज की एक मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। हिंदू लड़की ने उसके खिलाफ धर्मांतरण का, रेप का, नशीली चीज़ों का सेवन कराने का ये सब आरोप लगाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इन सब बातों पे आप क्या कहेंगे? इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? जैसे वो क्या नाम बताया उसका ठाकुर का, सौरभ ठाकुर। सौर्य ठाकुर। जैसे है क्या, जैसे अब हम कहीं जाते हैं मंत्री काल में, वैसे भी जाते थे अभी तो कितने लोग बाबूजी एक सेल्फी, बाबूजी एक सेल्फी, बाबूजी एक सेल्फी, इतने फोटो खींचते हैं। अब उन लोगों के इतिहास की हमें क्या मालूम, कौन क्या कैसा इतिहास आज आप पता, प्रैक्टिकल आते हैं। अब हमने उस दिन उसका ये बात सही है कह रहे हो, उसका फोटो वायरल हुआ था है? हमारे साथ था, तो हमें वो जैकेट वगैरह देखी, हमारी नारंगी जैकेट, तो वो मंत्री काल की जैकेट थी। मेरी बात सुनो, तो कितने लोग फोटो खिंचाते हैं। अब हम शादी में जाते हैं, माँ तमाम बाबूजी फोटो, बाबूजी फोटो, बाबूजी फोटो। तो अब आजकल तो ये जमाना है, अब वहीं कहीं जाके कोई घटना कर दे तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे एक वो हुक्का बार का मामला था, वही और उद्घाटन ही आपने किया 2022 में रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। हमारे बुद्धपाल जी सागर हैं, बुद्धपाल सिंह जी, आप जानते हो बीजेपी के नेता, पहले बसपा की कोर्ट में रहे थे, और वो रहे थे कोऑर्डिनेटर, बोलते क्या है ना, मंडल कोऑर्डिनेटर थे। उनका बेटा वो आए कि भाई ऐसा बात है, एक रेस्टोरेंट, हम तो लोगों तो उद्घाटन सवेरे शाम तक, कहीं रेस्टोरेंट का, कहीं शोरूम का, कहीं किसी का, कभी किसी का, सब जाते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन करना है, तो गए, कोई बात ना, रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया और जलपान किया, चले आए। अब मालूम पड़ा 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मालूम पड़ा साले हुक्का बार चला रहे वो, नहीं था समझ रहे। उसके बाद ना, तो जैसे मान लो रेस्टोरेंट हम आज फीता कट आए, तो अगर जैसे नज़दीकता होती तो फिर भी तो जाते हैं हम, जैसे होता ना, जैसे कभी कभी नज़दीक हो तो मैं चलो आज इस होटल में आए, चलो आज फिर खाया है, मैं कुछ करे मैं। अब हाँ, उनका 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद साला हुक्का बार चलता मिला, तो ये तो फिर तो आदमी कुछ भी कहने लगा। लेकिन असली मकसद तो हमारा वो रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना था, और वहाँ से करे और चले आए। अब फिर कोई कुछ करने लगा, मालूम किसी सीमेंट की दुकान का करे आए उद्घाटन, वो नकली सीमेंट बेच दे, या हम आप किसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो आदमी अगर गलत निकलता है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सत्ता के विधायक हैं, आप 3 बार के विधायक हैं,
आपका अपना एक रुतबा है, आप अगर कहीं खड़े होते हैं तो उसके अपने मायने होते हैं। कोई आदमी बुला भी आपको क्यों रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की कुछ तो एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सामान्य है कि अगर वो आदमी गलत निकल जाता है तो आप क्या क्या कुछ जांच पड़ताल आप लोगों को करनी चाहिए कि आप किसके यहाँ जा रहे हैं, या जैसा चल रहा है वही ठीक है? तो अच्छा एक बात सुनो, चलो बात सही है आपकी। अब जैसे अभी हम नहीं, देखिए सेल्फी वाली बात तो मैं समझ सकते हैं, हाँ। कहीं खड़े हैं तो बहुत सारे लोग आ गए आ जाते हैं। कि सेल्फी लेने लगे। लेकिन मैं बात उद्घाटन की कर रहा हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक अपना हाँ। रुतबा है। जो आदमी बुला रहा है वो भी आपको क्यों बुला रहा है? वो भी जानता है कि आप विधायक हैं, आपके वहाँ खड़े रह जाने से उसका समाज हाँ, में आप सही आगे बढ़ेगा। वो भी समाज को आपसे अपनी नज़दीकियाँ दिखाना चाह रहा है, इसी वजह से वो आपको बुला रहा है। तो अगर आप कहीं ऐसे जाते हैं, बल्कि मैं आपके लिए मैं एक बड़े परिदृश्य की बात करता हूँ कि कोई भी नेता अगर कहीं जाता है तो उसकी कुछ ज़िम्मेदारी ऐसी बनती है या नहीं कि वो पता कर ले कि वो किसके यहाँ जा रहा है, उसका कोई उसको किस नीयत से बुला रहा है, क्या जहाँ वो जा रहा है वो जगह सही है या नहीं है। अगर आपके प्रभाव की वजह से या सत्ता के विधायक आप हैं तो उस वजह से कोई आदमी आपको मिसयूज़ कर रहा है या आपकी उपस्थिति गलत जगह लग रही है, तो इन चीज़ों के लिए कहीं कोई ज़िम्मेदारी तय होगी या हर कोई बस ये कह के छूट जाएगा, ये कह के अपना पंडित छुड़ा सकता है कि हमें तो बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें बुलाते हैं तो हम किस-किस का ध्यान रखें। तो ये बातें सही हैं क्या ऐसे? अच्छा है क्या बनाओ हाँ सही है आपका। अब जैसे हम हमारे आप संबंध है, अभी बरेली में कोई किसी दुकान का उद्घाटन हो, आपने वैसे वैसे बात ही है, इस शोरूम खुला है इनका, आपको उद्घाटन करना है। ठीक। तो हम तो फिर आप कह रहे हैं ना, आप हमारे भरोसे के व्यक्ति हो, तो हम तो आपके कहने से आगे और ज़्यादा नज़दीकता और ज़्यादा इस चीज़ में नहीं देखते कि कैसा क्या है। ये लोग को जो भी कुछ होता है वो बाद में, तो जैसे जितने भी उद्घाटन हुए हैं बाद में निकलता है कि इनका नकली माल बेच रहे हैं। हम अभी किसी खाद की दुकान पे जाएं तो उस समय तो खाद इकट्ठे रखे हैं सही, मालूम पड़ा वो 1 महीने बाद नकली बेचने लगा, तो हम उसकी क्या इंक्वायरी करेंगे जब तक। चलिए ये बात हम मान लेते हैं आपकी। लेकिन इन 2 घटनाओं से आपने या आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी घटना जब हो जाती है तो उस घटना के हत्यारोपी के फोटोज़ अचानक वायरल होने लगते हैं किसी बड़े नेताओं के साथ या विपक्षी नेताओं के साथ। बीजेपी भी वायरल करने लगती है कि फलाना आदमी उनका कार्यकर्ता था या उनके उससे संबंध थे। तो इन सब घटनाओं के बाद आपने या नेता लोगों ने कुछ ऐसा सबक लिया है कि या कुछ स्कैनिंग आप लोगों ने अपने लेवल पे स्टार्ट करी है कि आप भी थोड़े सचेत हो जाएँ, या आपकी भी कोई टीम बता दे पहले से, या आप लोग इन चीज़ों के प्रति थोड़े से ज़्यादा जागरूक हुए हैं या बदलाव करना चाहिए? अब बदलाव क्या, बदलाव जैसा करना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता। अब जैसे मालूम मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जैसा हम गए कहीं, 4 हमारे नेताजी के साथ लोग आए और हमारा कार्यकर्ता है, उसके बाद 4 लोग हैं, ना तो हर एक का इंटरव्यू पूछ सकते, बोले बाबू जी ये सब फोटो खींचना चाहते हैं आपसे, तो वो सोता ही है अच्छा चल ठीक है खिंचवाओ 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 खिंचवाओ, ऐसा हो जाता है। अच्छा अब बताऊँ आपको, अब ये आम बात हो गई है ना। तो अब धीरे धीरे करके जब ज़्यादा कुछ होने लगता है ना, तो शुरू में तो मस्तिष्क पर चोट लगती है, अरे यार इसके साथ हो गया इसके साथ हो गया। फिर ये लगता है कि जो रोज ही खिंचवाने लोग वाले, तो अब इनमें कोई निकल आया वो खराब क्या करेगा। मान लो उसका 3 साल पहले का फोटो था, सौरी ठाकर का, मंत्री कार्यकाल का था, 19 और 5 आज 5 साल पुराना है ना। अब उसने अब कोई बात से मर्डर कर दिया, तो जैसे क्या लेना देना हमारा। वैसे एक बात कह रहा हूँ मैं, तो ये कुछ चीज़ें हाँ, लेकिन कुछ देर को लगता है अरे यार ऐसे निकल आया, अब कैसे बचा जाए, मतलब बचा कैसे जाए। तो आपने अपना सर्किल में अपने लोगों से कुछ ऐसा कहा है कि मतलब आप तक गलत लोग अगर पहुंच रहे हैं तो आपको बताया जाए? हाँ ये बात सही है आपकी। मैंने कब वाला था उसने 2 महीने बाद ही आपने कहा शुरू कर दिया, अरबाज नाम का आदमी था। हाँ हाँ तो जैसा आपने कहा बुद्धपाल जी के जरिए गए, तो बाद में बुद्धपाल जी ने इस चीज़ पे खेद व्यक्त किया या आपने उनसे क्या कुछ खेद कहा व्यक्त क्या? किया? आपने कहा उनसे कि हाँ तुम कहा, कहाँ ले गए थे मुझे? अरे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुन, उनके बेटे से कहा बेटी बात सुन बेटे, तुम ना कहते हम जानते उसे कि नहीं अंकल जी तुम नहीं जानते, हमारी गलती हो गई। मैं तुमने कहा बाबू जी उसका क्या नाम है रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना है, अब चूंकि तुम सब लोग बस पास अभी आए हो हमारी पार्टी में और हम तुम्हारे कहने से ना करते, तो उन्होंने कहा, बुद्धपाल सिंह ने उन सबने कहा बाबू जी हमारी गलती है कि हमें मालूम नहीं था ये ऐसा है। बात सही भी है, कभी को मालूम नहीं होता है, भाव बेस में होता है। जैसे कभी कहा क्या 5 लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, और ऐसा भाव आ गया हमने इनकी माला डाली किसी बात में,
और इन्होंने कोई एक और अच्छी बात कह दी, अरे नहीं बाबूजी ये है, किसी ने कहा साहब इनने तो अभी इसी चीज में उपाधि पाई है किसी अच्छे काम में, है, तो हमने एक उसके दुपट्टा डाल दिया कि नहीं नहीं भी चलो इनका भी सम्मान कर दी। अब हम उसके सम्मान कर रहे हैं, वो सारा निकले आए खुरापाती। तो अरे फिर वो फोटो आएगा देखिए ये इसका सम्मान करते हुए। तो ये कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर, अच्छा मैं कह रहा हूँ अब है क्या, उस समय इतने जल्दी में इतने उसमें होते हैं, वो पूरा इंटरव्यू नहीं लिया, जैसे उसका पूरा चिट्ठा नहीं मांगा जाता कि भाई तुम कौन हो, क्या नाम है, कैसे नहीं है। अब जिनके बारे में जानकारी उनके, अब जैसा अभी हमारे एक व्यक्ति है, मैं जानता हूँ उसकी HS है, अब वो आया उसके भाई चलो ठीक है, वो आया फोटो खिंचवाने लग गया। अरे बाबूजी मेरा फोटो निकलवा, मेरी जन्मदिन है आज, तो मैंने अपने मुझसे में तेरा जन्मदिन तो तेरा फोटो खींच के है ना, वायरल होगा कि इस HS के साथ फोटो खींचा हुआ। तो बोले मुझ पर किसी ने HS लगवा दी तो मैं मुश्किल रहूँगा, मैं HS तो जब लगती है चाचे खा ऐप कर लेते हैं। तो एक बात सुनो, चलो मैं उसे जानता था तो मैंने उसे टोक दिया या रोक दिया। हाँ अब सुनो उसने क्या काम किया, उसी की बात करो बात, क्योंकि इनके मन में भी ये होता है कि हमारे हम कहीं दिखा तो हम कहीं गए थे, तो उसने इस तरह से फोटो खींच लिया, जैसे कहीं खड़े हैं और फोटो खींच लिया। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। राजनीति में बीजेपी इन चीज़ों में तो सबसे तेज है। जब भी किसी बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका कोई मुख्य आरोपी है, अगर उसकी फोटो किसी विपक्ष के नेता के साथ होती है तो बीजेपी सबसे ज़्यादा उनका फायदा उठाती हुई हम देखते हैं। उदयपुर में भी जो कन्हैया लाल जी था, जब उसकी दुकान में घुस के 2 लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी, तो उसमें भी जब तक आरोपी के पहले फोटोज वायरल हुए विपक्ष के नेताओं के साथ, लेकिन जैसे ही जब बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो जब वायरल उनके हुए या लोगों ने वो फोटोज को कर दिए, तो तब बीजेपी का हमले थोड़े से कम हुए। क्योंकि हम इन सब चीज़ों में देखें कि आप लोग भी मीन्स हमारा पार्टी, वो भी तो किसी को बख्शते तो है नहीं इन सब चीज़ों में किसी को। हाँ मैं समझ गया। वैसे हम तो ना, जैसे अभी कभी कोई ऐसी बात होती है तो हम कहते थे ये इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ऐसे मैं तो ऐसा न्याय कर देता हूँ। जैसे कोई घटना घट गई ऐसी, उसका फोटो वायरल है उसके साथ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि इसका इनको संरक्षण है, ये तो इन्होंने आम तरह फोटो खिंचवा लिया। तो मैं मतलब इस तरह बात मैं करता नहीं, मैं मेरे मन में तो जब तुम्हारे साथ लोग खिंचवा सकते हैं तो दूसरे साथ भी मतलब ये कब से आपके अंदर ये हुआ? क्या जब आपके फोटो वायरल होने शुरू, उससे पहले से ही मैंने अभी के साथ सहज? हाँ मैं पहले से मैं किसी के बारे में नहीं कहता, आज तक आपने सुना भी नहीं होगा किसी के बारे में कह दूंगी इसके साथ फोटो है, ये इसके साथ ना। तो जैसे आप लोग या नेता लोग कहीं उद्घाटन करने जाते हैं तो पैसे वैसे लेते हैं कुछ? अरे ना, कि हम कहीं जा रहे हैं तो जैसे बड़ी जैसे शाहरुख खान हो गई, ये सब लोग तो कहीं जाते हैं पैसे लेते हैं। अभी वो बोला इस तरह मैं तो उन लोगों के बारे में जानता भी नहीं। तो किसी ने आपको ऑफर किया कभी? ना, अच्छा हमें तो सुनो सही, हमें तो कोई ऑफर अब कर ही नहीं सकता। क्यों? आपने मतलब सुना तो होगा ना कि लोग पैसे ले लेते हैं, जैसे मंत्री वगैरह कहीं जाते हैं, मंत्री को किसी बड़े आदमी ने बुलाया तो वो पैसे ऑफर कर देते हैं, ले लेते हैं वो लोग। सुना तो होगा आपने? ना ऐसा मेरी जानकारी में कोई ऐसा है नहीं, कोई जानकारी ऐसा ना, ऐसा लगता ना। महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बैठक में आए, आपने हमसे चर्चा करी, खुल के बातचीत करी, बहुत चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बदायूं के सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिन्होंने सभी सवालों के और सबसे बड़ी बात विवादों के भी बेबाकी से जवाब दिए, खुल के बातचीत करिए, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करिए। ये बहुत अच्छा लगा हमें। आपको भी अगर लगता है कि महेश चंद्र गुप्ता जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, या इस बातचीत के बाद आपको लगता है कुछ एक और कोई महेश चंद्र गुप्ता हैं जो अभी पब्लिक जिनको नहीं जान पाई है, या उनके अंदर अभी भी उनके अंदर वो एक व्यक्ति बच्चा है जो भगवा से अभी दूरी बनाए हुए है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। साथ ही हमको ये भी बताइएगा कि हमसे इस पूरे चर्चा में कहाँ खामियां रह गई हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, जिससे हम वो गलतियाँ दोबारा ना करें और हम आपको और अच्छा संवाद दे पाएँ। बहुत अच्छी चर्चा हम आपको देंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद।